गर्मी में नदी के ऊपर बहू की खेती और ससुराल। कल कल बहती हुई नदी के बगल से बने उन घरों में एक घर में सीमा जी की दूसरी बहू मन्नत का गृह प्रवेश हो रहा था। घर की मुखिया चंदा जी, बड़ी जेठानी और नंद सब मिलकर नई बहू का स्वागत कर रहे थे। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे इस घर में। आइए भाभी, अंदर आ जाइए। अब आएगी इस घर में रौनक। अब मेरी दो दो भाभी हो गई हैं। हाँ, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। देखते हैं कैसे टिकती हो तुम इस घर में। यहाँ रहना आसान नहीं। अरे तुम लोग क्या बातें कर रही हो बहू, आओ बैठो ना। जी दादी, वैसे यहाँ रहना क्या मुश्किल है? हाँ और क्या, यहाँ पर सब नदी के किनारे रहते हैं। आए दिन नई नई मुसीबतें आती हैं। मुसीबतें तो हर जगह हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी मुसीबतों से भरी है। हाँ मन्नत बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस धीरे धीरे तुम्हें इस जगह की आदत होने लगेगी। बस कुछ ही समय में तुम्हें यहाँ की हर एक चीज समझ आ जाएगी। हाँ, देखती हूँ कब तक इसे समझ में आता है। ऐसी छोटी मोटी लड़की लेकर आए हैं ये लोग, थोड़े दिन में ही इनकी हालत टाइट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन रसोई में काम कर लेगी। सभी अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह का समय होता है और सीमा जी अपनी बहू के कमरे में जाकर अपनी बहू मन्नत से कहती हैं, अरे मन्नत बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए कुछ बना लो ताकि हम सभी तुम्हारे हाथों का स्वाद चख सके। हाँ मम्मी जी, बताइए मैं क्या बनाऊं? पनीर बनाऊं या राजमा बनाऊं या फिर कुछ और? तभी वहां पर नेहा आ जाती है और दोनों की बातें सुनकर बोलती है, अरे देखा मम्मी जी, इसने तो हमारे घर को होटल बना कर रख दिया है। अरे ये नदी के किनारे बना हुआ ससुराल का घर है, यहाँ कोई सुपरमार्केट नहीं है कि तुम पनीर और राजमा बनाओगी। नेहा बहू बिल्कुल सही कह रही है। बेटा देखो, हमारे पास इतना राशन और सामान नहीं रहता है कि हम यहाँ पर रोज पनीर बनाएं। एक काम करो, तुम बाहर उग रहे तरबूज, खीरे, उनमें से कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके बना लो, अगर तुम्हें कुछ आता हो तो। ठीक है मम्मी जी, अगर आप ऐसा चाहती है तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ अलग तरह की डिशेस बनाने की जो मैं बना पाऊँ। मन्नत नदी किनारे खेतों से थोड़ी सी सब्जियां, कुछ तरबूज और खरबूजे तोड़कर रसोई में ले आती है। वो उन्हें धोकर चाट, जूस और चटपटी सब्जियां बनाती है। सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। नेहा की मदद से मन्नत खाना परोसती और उसका स्वाद चखते ही सब बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है! हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा खाना भी बन सकता है हमारी खेती से। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तरबूज और खरबूजे की भी चाट बन सकती है। अरे मानना पड़ेगा, हम लोगों ने अन्नपूर्णा को अपने घर लाए हैं। खाना तो बहुत अच्छा है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं अगर आगे चलकर दिक्कत हुई तो। क्या? कैसी दिक्कत? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटा, रजत थोड़ी देर शांत रह ले, खाना खा ले। नहीं कोई बात है क्या? क्या बात है, मुझे तो बताइए। अरे देवरानी जी लाइए, मैं बताती हूँ आप। दरअसल बात यह है कि हम लोगों की इतनी ज्यादा फसल नहीं हो पाती है। अब आपने तो इतने सारे फलों का इस्तेमाल कर लिया अपनी पहली रसोई में, हम बेचकर खाएंगे क्या? इसलिए सब परेशान हो रहे हैं। नेहा बहू, 2 मिनट शांत नहीं हो सकती क्या? अगर ऐसी बात थी तो आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इस्तेमाल कम करती। अब बाया ना उठ पहाड़ के नीचे कैसे उड़ रही थी पहले दिन। अब सब समझ में आ गया है ना, अब नहीं रह पाएगी ये इस घर में। कोई बात नहीं बेटा, आज हो गया, तुम्हारी पहली रसोई थी इसलिए कोई बात नहीं। अगली बार से जब रोज का खाना बनाना हो तो थोड़ा कम इस्तेमाल करना। अब हमारे पास तो आलू टमाटर प्याज ये सब होता नहीं है, तो हम लोगों को ज्यादातर ऐसी चीजें खानी पड़ती है। सभी खाना खाते हैं। दोपहर का समय होता है। गर्मी अपने चरम पर थी। नदी के किनारे होने की वजह आसपास के घरों में ज्यादा गर्मी हुआ करती थी और साथ में उमस भी थी। ये सब देखते हुए परेशान होकर मन्नत बोली, हे भगवान, यहाँ पर कितनी गर्मी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। और क्या, यहाँ पर ऐसे ही गर्मी होती है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर बहुत मुश्किलें हैं। आपको लग रहा था बहुत आसान है यहाँ रहना। यहाँ दोपहर में तो ऐसी ही गर्मी होती है नदी के किनारे पर जो घर है। मन्नत बहू, देखा दोपहर के समय ऐसी ही गर्मी होती है यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते। तुम थोड़े दिन यहाँ रहोगी तो तुमको खुद ही आदत पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। शाम का समय होता है। सभी पति खेती के फल और सब्जियां बेचकर घर आते हैं। उनके चेहरे में आज वो मुस्कान नहीं थी। उनका चेहरा उदास था और नीचे लटका हुआ था। यह सब देखते हुए घर की औरतें बोलती हैं, क्या हो गया बेटा, सब सही तो है ना? क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां बिकी नहीं होगी, फिर से एक नया बहाना होगा। नहीं ऐसा नहीं है, हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, क्यों इतना उदास हो? हमारी सब्जियां नहीं बिकी, अब क्या करें, आसपास के जितने घर हैं सब
तरबूज उगाते हैं। अब इतना ज्यादा तरबूज है, अब लेने वाले भी तो होने चाहिए ना। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामान बहुत ज्यादा है, ग्राहक कम है। हाँ, अब बस सब भगवान के भरोसे है, बस ऊपर वाला हमारे दिन अच्छे रखे। अरे परेशान मत हो ना, थोड़ा धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा। आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग सूखी घास लेकर आ सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ तो बहुत सारी सूखी घास मिल जाएगी। काम क्या है बताओ? आप लेकर आइए ना, आपको खुद पता चल जाएगा क्या काम है। मुझे लग रहा है अभी से घास भी खाना है। कहाँ की बहू लेकर आ गई हो सासू माँ? रमन, राहुल में और रजत, घर के सभी मर्द बाहर जाते हैं और ढेर सारी घास लेकर घर में आते हैं। तभी मन्नत सीमा से और बाकी औरतों से बोलती है, माँ जी, घर में रस्सी है? हाँ बेटा, घर में रस्सी है, पर काम क्या है ये तो बताओ। मन्नत सबकी मदद से रस्सी लेती है और घास का एक पर्दा बनाना शुरू करती है। पहले मन्नत उसमें बहुत सारी घास भरती है और उसे रस्सी से अच्छे से कसती है। मन्नत कई सारे पर्दे बनने के बाद वो घर की खिड़की और मुख्य द्वार में उसे टांग देती है और उसमें पानी छिड़क देती है, जिसके बाद बाहर की गर्म हवा घर के अंदर ठंडी हवा बनकर होकर प्रवेश करने लगी। इसको देखने के बाद घर के सभी लोग काफी चौंक गई, क्योंकि आज से पहले इतनी ठंडक घर में कभी नहीं हुई थी। तभी हितेश जी बोलते हैं, वाकई ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। इससे घर में गर्मी भी कम रहेगी और दोपहर के समय सोना भी आरामदेह होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जी, वाकई घर बहुत ठंडा हो गया है। ये जुगाड़ तो हमें आज से पहले कभी नहीं पता चला, कभी नेहा बहू ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा भी कुछ खास जुगाड़ नहीं है। जब बार बार पानी डालना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कितनी दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, ज्यादा दिमाग मत दिखा। खुद ने तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं जिससे हम सभी को आराम मिल सके, और अब दूसरे की बताए हुए नुस्खे पर कमियां निकाल रही है। अरे बस करिए, आप लोग आपस में क्यों लड़े हैं? और वैसे भी हमें सिर्फ दोपहर में इसका इस्तेमाल करना है, रात में तो वैसे ही माहौल एकदम ठंडा रहता है। सभी मन्नत के जुगाड़ से काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रसोई घर में केवल नेहा खाना पका रही थी और मन्नत बाहर बैठकर फोन देख रही थी। ये सब नेहा झेल नहीं पाई और बाहर आकर गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्यों देवरानी जी, क्या मैं नौकर दिखती हूँ? पूरा दिन काम करूँ मैं रसोई घर में, पसीना से तरबतर होकर मैं काम करूँ, और तुम यहाँ बैठकर फोन देख रही हो? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा फोन में काम की चीज देख रही थी। हाँ, काम की चीज देख रही थी? झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें बस काम चोरी करनी है। पूरे दिन काम करूँ मैं और बस तुम बैठकर आराम करो। नेहा और मन्नत की आवाज सुनकर घर के सभी और सदस्य भी वहां पर आ जाते हैं। अरे बहुओं, क्या हो गया? तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? भाभी सब कुछ ठीक तो है ना? आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? इसी से पूछ लो, इसने कुछ काम नहीं किया, सारा काम मैं ही कर रही हूँ। नेहा बहू बस कर, तू सास नहीं है, मैं इस घर की सास हूँ, मैं उस पर चिल्ला सकती हूँ, तू नहीं। मन्नत बेटा, क्या हो गया? तुम काम क्यों नहीं कर रही? थोड़ा हाथ बटा लिया करो सबके साथ। माँ जी, दरअसल मैं कुछ ऐसी चीजें देख रही थी जिससे हमारी नदी के किनारे बसी हुई खेती को हम और बढ़ा कर सके और उससे अच्छा खासा मुनाफा हो सके। क्या क्या सोचा तुमने? हमें जल्दी बताओ। हाँ, ऐसा क्या सोचा? अगर सच में हमारा मुनाफा हो जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं गूगल में ऐसी ही चीज सर्च कर रही थी, तभी मुझे पता चला कि हम लोग खेती तो कर रहे हैं, पर हम ऐसी खेती नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोगों को फायदा हो पाए। यहाँ पर आसपास जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने तरबूज और खरबूजा और ऐसी चीजें की खेती करी है। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि हम यहाँ पर कटहल या आम की खेती करें? और अरे माँ जी, ये बस टाइम पास कर रही है ताकि इसको काम ना करना पड़े। आप लोग भी क्या इसकी बातें सुन रहे हैं? बस करिए नेहा भाभी, बहुत हो गया। अब मेरी बात सुन लीजिए। जो मैं कह रही थी कि हम लोग कई सारी चीजें यहाँ उगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इतनी बड़ी नदी है तो हम इसमें कमल के फूल उगा सकते हैं, सिंगाड़े उगा सकते हैं, और साथ में ही हम इसमें मखाने की खेती भी कर सकते हैं। और मुझे पता है शुरुआत में तो ये थोड़ा कठिन होगा, पर इस चीज में हमें आगे चलकर बहुत मुनाफा होगा। बस ये 3-4 चीजों की फसल उगाकर तुम बिल गेट्स या अंबानी बन जाओगी क्या? नेहा बस करो, अगर कोई इंसान कोई बात बता रहा है तो बीच में बार बार मत बोला करो। मेरे पास एक और तकनीक है जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस तकनीक में हम लोग बड़े तसले या कंटेनर लेते हैं, उसमें छेद करते हैं और पानी में डाल देते हैं, और ऊपर से हम लोग सब्जी खाते हैं, जैसे कि हम टमाटर, खीरे, प्याज, कोई भी सारी सब्जी मंगा सकते हैं। इससे हमारे ऑर्गेनिक सब्जियां काफ़ी अच्छे दामों में बिकेगी भी और इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तकनीक है। अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत असरदार होगी। वाह, मानना पड़ेगा, हमारी नई बहू तो अन्नपूर्णा भी है और दिमाग भी तेज है। रमन, रजत और राहुल तीनों कैसे कैसे सारे
तसले और कंटेनर इकट्ठा करते हैं। साथ ही मन्नत कई सारे बीज खरीदती है और फोन से उन बीजों को पानी में कैसे लगाना और कैसे कमल, मखाने और सिंघाड़े की खेती करनी है ये भी देखती है, समझती है। घर के सभी मर्दों के साथ मिलकर मन्नत भी काफी हाथ बटाती है और जैसे तैसे करके कमल, सिंघाड़े और मखाने तीनों के पौधे पानी पर लगाती है। हाँ चलिए, अब ये काम तो हो गया। अब हम लोगों को जो मैंने तकनीक बताई थी हाइड्रोपोनिक, उसको भी अपनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इन प्लास्टिक के तसलों में और कंटेनर्स में छेद करना होगा। अरे तो उसके लिए तो हम लोगों को कोई गर्म चीज चाहिए, जैसे कि कोई गरम सलाई या कुछ और। अरे तो तुम एक काम करो नेहा, बहू से कह दो कुछ सलाइयां गरम करके दे दे। तभी बाहर से घर के सभी लोग नेहा को आवाज लगाते हैं और उसे सिलाई गर्म करने के लिए बोलते। नेहा मुंह बनाते हुए सिलाई देती है और गैस चूल्हे में जाकर उसे गर्म करने लगती है। तभी वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कब तक सब ये चलता रहेगा? ये मन्नत घर का कोई काम नहीं कर रही, बस खेती में लगी हुई है। मुझे अकेले कितना काम करना पड़ रहा है, कोई मेरा हाल क्यों नहीं समझ रहा। नेहा खुद से बातें करते हुए सलाइयां गर्म करके सबको देती है। मन्नत उन सलाइयों से कंटेनर और तसलों में छेद करती हैं, फिर उन्हें पानी में डालकर रस्सी से घर के पास लगे लकड़ी के पोल से बांध देती हैं ताकि बहाव में कुछ भी बहे नहीं और फसलें एक जगह अच्छे से उग पाएं। चलो ये काम तो हो ही गया, अब हमें आगे क्या करना है ये बताओ मन्नत बहू। अब हम लोगों को छोटी छोटी बोतल लेनी है या फिर छोटे से गमले लेने हैं और इसमें हम लोगों को अपने मन मुताबिक पौधे लगाने, जैसे कि टमाटर, मिर्च, खीरा। मैं कुछ समझा नहीं। अगर हम लोगों को खेती बोतलों में और गमले में करनी थी तो फिर ये नदी में क्यों मेहनत की? अरे देवर्षि, आप समझे नहीं। अभी हम लोगों को इन पौधों को मिट्टी के साथ लगाना होगा ताकि इन पौधों को अच्छे से पोषण तत्व मिल जाए। कुछ दिन में जब ये सही उग जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग इसको पानी में लगा देंगे। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही, ऐसी ही की जाती खेती। मन्नत कई सारी बोतल को लेती है और उन्हें काट कर उसमें मिट्टी भरती, साथ में थोड़ी खाद मिलाती है और टमाटर, मिर्ची, खीरे इत्यादि बीज उसमें मिला देती है। सारा काम खत्म करके मन्नत और बाकी घर के मर्द भी घर में आ जाते हैं और फिर खाना मांगते हैं। अरे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो नेहा। हाँ, भूख तो मुझे भी तेज लगी है। कुछ है भाभी? हाँ महारानी, आ जाओ, खाना खा लो। तुम लोग सब बाहर काम करो और घर में मैं पागलों की तरह पसीना बहाती रहूं। मन्नत, तुझे तो बस काम चोरी करनी है। खेत में तो सारे मर्द काम कर देते होंगे, तू बस खड़े होकर सबको आदेश देती होगी। नहीं नेहा भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है। चुप कर जा नेहा, वो बेचारी बाहर का काम कर रही है, हम सबकी मदद कर रही है, लेकिन तुझे उससे क्या? चुपचाप घर का काम कर। नेहा चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती, मगर मन ही मन वो मन्नत से नफरत करने लगती है। कुछ दिन बाद आखिरकार मन्नत की मेहनत रंग लाती है। बोतलों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। फिर सभी की मदद से वो उन्हें संभाल कर कंटेनर्स में लगा देती है। देखिए, हमारा ये काम भी हो गया। और उधर देखिए, सिंघाड़े, मखाने, कमल, वो भी अच्छे खासे उग गए हैं। कुछ दिनों में हमारी ये फसल भी हो जाएगी। जहाँ बाकी लोग सिर्फ तरबूज और खरबूजा ही उगा रहे हैं, हम लोगों की खेती अलग होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ सभी लोग बाजार में सिर्फ तरबूज बेचेंगे, वहाँ हम लोग इतनी सारी वैरायटीज की चीज लगाएंगे तो लोग हमारी दुकान की तरफ जरूर आकर्षित होंगे। कुछ दिनों में फसलें उगती हैं, फिर उसके बाद सभी मिलकर उन फसलों को तोड़ते हैं और इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। बाजार में सभी मर्द कई वैरायटी की चीज लेकर खड़े हैं और चिल्लाकर सभी को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे कुछ नई चीज खाओ, कब तक तरबूज और खरबूज खाते रहोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा देखो तो सिंघाड़े भी हैं, टमाटर भी हैं, मिर्ची भी है, खीरे भी है, सब कुछ है जो कि हम लोगों ने पानी में उगाया है, बिल्कुल शुद्ध। अरे भाई जरा सा 1 किलो तरबूज देना। अरे भाई जरा कुछ और देखो, इतनी सारी चीजें सिर्फ तरबूज ही खाओगे क्या? अरे भाई तुम्हें क्या लगता है यहाँ के लोग ये सब खरीदेंगे? अरे हमें तो हर जगह तरबूज ही मिलता है, गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये सब खरीदे। अगर यही लेते रहे तो अनाज कहाँ से आएगा? ग्राहकों की ये बात सुनकर सभी मर्दों को समझ में आता है कि इस गांव में ये सारी चीज बेचना सही नहीं है। सभी लोग उदास मन से सारा सामान वापस लेकर घर आ जाते हैं। मन्नत सबकी राह देखकर इंतजार करती है। अरे ये सब क्या? आप ये सारा बिक्री का सामान वापस लेकर आ गए? क्या करें मन्नत, कोई सामान ले नहीं रहा था। सब में सिर्फ यही सामान लिया है जो हमेशा लेते, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं बिका है। देखा, मैंने बोला था ना ये सिर्फ टाइम पास कर रही थी। नहीं हुआ ना? मन्नत प्लीज, अपने अंदर का जो कीड़ा है ना, इसे दफन करो और चुपचाप रसोई में घर के काम करना शुरू कर दो। बस करो नेहा भाभी, 2 मिनट शांत हो जाओ। आप लोग चिंता मत करो, मेरे पास अभी एक और तरीका है।
क्या तरीका? कौन सा तरीका? कैसा तरीका? आसपास के कस्बे और शहर के जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं या फिर ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको इनका काम पड़ता है, हम उनको फोन करके ऑनलाइन बताएंगे और सामान बेचेंगे। हाँ, ये सुनने में तो आसान लग रहा है, पर हम इनको ये कैसे दिखाएंगे कि हमारा सामान है कैसा, और क्या वो हम पर यकीन करेंगे कि हमारा सामान शुद्ध है? हाँ, तो उसका तरीका भी है मेरे पास। हम एक काम करेंगे, इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम अपनी खेती और ये हम कैसे सारा काम करते हैं इसकी रील और फोटो पोस्ट करेंगे, जिससे लोग हमारी चीज़ों को समझ पाएंगे और हमसे सामान खरीदेंगे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह सबसे सही तरीका होगा। इससे हम लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। अगले दिन से ही मन्नत अपने मोबाइल फोन से रील वीडियो बनाना शुरू करती है। मन्नत की एक हाथ से फोन है और दूसरे हाथ से इशारा करके सारी चीज बताते हुए बोलती है। नमस्ते दर्शकों, आप देख सकते हैं ये हमारा नदी के किनारे बसा हुआ खेत और घर है। ये देखिए हम कैसे पानी में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं और कैसे ये सारे फल और सब्जियों की देखभाल करते। अगर आपको भी हमसे सब्जी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या SMS करें। लखनपुर गांव के आसपास के शहर और कस्बे की सारी जगह हम डिलीवरी करते हैं। कुछ दिनों में मन्नत की पोस्ट की गई रील को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उसके पास कई सारे कॉल और SMS आते हैं, जिससे काफी सामान भी बिकता है। एक दिन उनके पास एक बड़ा बिजनेसमैन भी आता है। गाड़ी का हॉर्न बजाता है और दरवाजा खुलता है और बिजनेसमैन तुरंत मन्नत के बारे में आसपास किसी से पूछने लगता है। क्या यही मन्नत जी का घर है? हाँ हाँ, आइए आइए, यही है हमारा घर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बिजनेसमैन आदित्य घर के अंदर आते हैं और मन्नत उनसे मिलती है। जी सर, बताइए। देखिए, हमारे एक बड़ा 5 स्टार होटल है जो पास के शहर में है। हम काफी दिनों से कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो बहुत ही अच्छी सब्जियां उगाता हो और वो शुद्ध भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आते हैं जिनको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने की आदत है। हाँ हाँ, हमारी बहू एकदम अच्छी और शुद्ध सब्जी ही उगाती है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी सब्जी एकदम शुद्ध होती है और कोई केमिकल या मिलावट का उपयोग नहीं होता। अब बताइए आपको कितने किलो सब्जी चाहिए? देखिए, मुझे किलो के हिसाब से सब्जी नहीं चाहिए। मुझे आपसे बल्क में सामान चाहिए। मुझे हफ्तों के हिसाब से सब्जी चाहिए। मुझे हर हफ्ते लगभग 20 किलो सब्जी की जरूरत है। साथ ही मुझे 30 किलो तरबूज और 20 किलो खरबूजे की भी जरूरत है। आजकल गर्मी का मौसम है और सीजन है, काफी लोग इसको खाना पसंद करते हैं और इसके बदले ये रहे आपके 1 लाख रुपए एडवांस। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे, पर नेहा के मन में अभी भी मन्नत के लिए नफरत थी, क्योंकि सभी मन्नत को ज्यादा प्यार दे रहे थे। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन हितेश जी बोलते हैं। मेरे मन में काफी दिन से एक विचार चल रहा था। कैसा विचार बेटा? मैं सोच रहा था कि नेहा बहू के ऊपर काफी बोझ हो गया है, क्योंकि अब मन्नत बहू खेती बाड़ी संभाल रही है, तो क्यों ना अपने छोटे बेटे रजत की भी शादी लगे हाथ करवा दी जाए। नेकी और पूछ पूछ, अरे बिल्कुल, मैं तो एक पैर से तैयार हूँ। दरअसल मेरे दोस्त की एक बेटी है जिसका नाम है गोपी, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और काम भी अच्छा खासा कर लेती है, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए सही रहेगी। कुछ दिनों में सीमा के सबसे छोटे बेटे रजत की शादी गोपी से हो जाती है और गृह प्रवेश करके गोपी घर में आती है। आओ गोपी, तुम्हारा स्वागत है। चलो, कोई तो आ गया जो मेरा हाथ बटा पाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अरे कुछ नहीं, थोड़े दिन में समझ आ जाएगा यहाँ का माहौल। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मन्नत खेती में लगाए हुए तरीकों से सभी का बहुत मुनाफा होता है और बहुत सामान भी बिकता है। तभी एक दिन गोपी घर के बाहर चलते हुए जा रही थी। सामने एक रस्सी बंधी हुई थी और उसे नजर नहीं आया, जिसमें उसका पैर अटक गया और वो गिर गई। हाय राम, मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। किस बदतमीज ने ये रस्सी यहाँ बांधी थी? ओहो, बहुत दर्द हो रहा है। अभी मुझे इस रस्सी को बताना पड़ेगा किसने किसको गिराया है। गोपी बिना कुछ देखे और सुन उस रस्सी को खोलकर फेंक देती है और वो रस्सी उन सारी कंटेनर्स की थी जिसमें खेती हो रही थी, और वो सारी कंटेनर्स रस्सी के सपोर्ट की वजह से ही एक जगह पर थे। जैसी रस्सी हटी तो उसी वक्त सारी कंटेनर्स नदी के बहाव के साथ बहने लगे। तभी पास खड़ी कुछ पड़ोसन मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? अरे गवार गोपी, तूने क्या किया? तूने अपनी ही जेठानी की सारी फसल नदी में मिला दी। अरे भाई, जैसा नाम वैसा काम। अरे वो टीवी वाली गोपी बहू ने भी तो अपने पति अहम का ही लैपटॉप धो दिया था और इसने अपनी जेठानी की फसल ही धो दी। अब थोड़ी देर में कोकिला बहन आती होगी, उर्फ यानी कि सीमा बहन आती होगी। पड़ोसों का ये हंसी मजाक सुनकर घर के सभी सदस्य बाहर आते हैं। तभी मन्नत की नजर नदी पर बह रही कंटेनर्स पर जाती है और वो हड़बड़ाकर सभी से कहती है।
ये भगवान गोपी, तुमने ये क्या किया? पूरी फसल, सारे कंटेनर्स भरे जा रहे हैं, सब पकड़ो इन्हें। जैसे तैसे करके सभी मिलकर उन कंटेनर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ में कुछ ही कंटेनर्स आते हैं और कई सारे कंटेनर बहकर चले जाते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। सभी घर के अंदर जाते हैं और फिर सीमा चिल्लाकर बोलती है, अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए थे कि तुम लोगों को अपनी बहू बनाकर लाई। एक तरफ मन्नत को देखो कितनी अच्छी है, हम लोगों को कितना ज्यादा फायदा करा रही है, हम लोगों के घर में पैसा ला रही है, और तुम दोनों बस नुकसान कर रही हो। पहले ये नेहा, अब तू गंवार गोपी। जब देखो तब ये सासू माँ इस मन्नत के गुण गाती रहती है। चल चल, बड़ी बातें करना तुम लोगों पर शोभा नहीं देता, तुम लोग के बस की नहीं है। बस ऐसे ही दूसरी की तरक्की से जलना आता है तुम दोनों को। कहाँ से लेकर आओगी ग्राहक? ऐसा नहीं है माँ जी, आप देखना, हम भी पैसे कमा सकते हैं, हम भी एक ग्राहक ढूंढ कर लाएंगे, अब चाहे जो हो जाए। नहीं, हम जरूर लाएंगे माँ जी, आप हमें कमजोर मत समझिए, केवल मन्नत भाभी पैसे नहीं कमा सकती। कुछ दिन और बीतते हैं। एक तरफ जहां मन्नत कड़ी मेहनत करके कई सारी सब्जियां और बाकी चीज उगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा और गोपी नए ग्राहक की तलाश में रहती हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद उनको एक ग्राहक मिलता है। गोपी, नेहा और वो ग्राहक तीनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आपको कुछ चाहिए बताइए, हमारे यहाँ सब कुछ है। और क्या, हमारे पास सारी सब्जी है और हम उनमें ना कोई केमिकल ना कोई दवा डालते हैं, सब एकदम देसी और शुद्ध है। हाँ, मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए, लगभग 1 लाख रुपए का ऑर्डर है। नेहा और गोपी दोनों इतनी बड़ी रकम सुनकर खुश हो जाती हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। नेहा और गोपी मोहन को अपने साथ घर लेकर जाती हैं और उसे पूरा खेत और नदी में उग रही फसल को दिखाती हैं। ये देखिए, हमारी सारी फसल कितनी सुंदर लग रही है। आप बताइए, आपको इनमें से क्या क्या चीज चाहिए, मैं लिख लेती हूँ। अरे मुझे तो इनमें से सब कुछ चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा चाहिए। दोनों बहुएं मोहन से बात कर ही रही होती हैं कि आवाज सुनकर सीमा भी वहां आती है। अरे ये कौन है, और तुम दोनों ऐसे पराये मर्द से बात क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आ रही? शर्म तो अब आपको आनी चाहिए सासू जी, क्योंकि हम ग्राहक को ढूंढ कर ला चुके हैं। आपने क्या कहा था, हम कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए आखिरकार हमारा ग्राहक आ गया है। सच में? कैसे? कमजोर मत समझिए हमें। सीमा जल्दी से अंदर जाकर सबको ये बताती है। घर के सभी लोग खुश होकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि नेहा और गोपी ग्राहक से बात कर रहे हैं। तभी मन्नत की नजर उस ग्राहक पर पड़ती है और वो सोच में डूब जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया मन्नत, सोच में डूबी रह गई हो ना? आखिर हम लोगों ने ऐसा काम कैसे कर दिखाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भला क्यों मैं हैरान होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारा फायदा करा रही हैं, पर फिर भी अब मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। इस इंसान को मैंने कहीं देखा है। अरे याद आ गया, वहां पर। अरे रुकिए, आपका कार्ड गिर गया है, ये लीजिए आपका कार्ड। ओह, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए। मैं ये समझ नहीं पाई कि आप बड़े बड़े शहर छोड़कर यहीं पर क्यों आए। मतलब आपकी तो बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच होगी, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रॉड हैं, इसीलिए मुझे आप पर भरोसा हुआ, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पर अपना पेज भी बनाया हुआ था। आदित्य अपना फोन खोलता है और मन्नत को एक फोटो दिखाता है। ये देखिए, ये एक ऐसा इंसान है जो खुद को बताता है कि वो सब्जियां बेचता है, और जो सब्जियां बेचते हैं उनको ये बताता है कि एक बिजनेसमैन है और ये बहुत कम पेमेंट देता है या फिर फ्रॉड करके भाग जाता है। ये आजकल बहुत चर्चा में है, इसलिए इससे बचकर रहिएगा। अरे मुझे याद आ गया, ये इंसान नहीं है, ये फ्रॉड इंसान है। वो आदित्य जी ने ना, उन्होंने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी और ये एक फ्रॉड है। देखा सासू माँ, अब हमारा काम बन गया है और हमें ग्राहक मिल गए तो ये नौटंकी करने लगी। हाँ मन्नत बहू, बहुत हुआ, उन लोगों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अरे आपको मुझ पर यकीन करना होगा। एक मिनट, मुझ पर यकीन नहीं है ना तो मैं भी आपको आदित्य जी से फोन पर बात करवाती हूँ, वो खुद बता देंगे कि ये इंसान कैसा है। मन्नत आदित्य को फोन लगाती है और स्पीकर ऑन कर देती है। आदित्य सारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने बता देता है। पूरे परिवार के सामने सच आ जाता है। तब तक सारे भाई और हितेश सभी उस फ्रॉड इंसान मोहन को पकड़ कर रखते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब नेहा और गोपी का सिर शर्म से झुक जाता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि मुझे ये याद आ गया, वरना 1-2 लाख का नुकसान हो जाता और आप लोगों के चक्कर में हमारा इतना बड़ा नुकसान होता कि जिसकी भरपाई भी हम नहीं कर पाते।
तभी तो मैं बार बार सोचूं कि ये गंवार लोग कहाँ से एक ग्राहक लेकर आई हैं। एक ग्राहक लेकर आई, वो भी 420 निकला। बस बहुत हुआ सीमा, तुम बार बार उन बहू पर क्यों चिल्ला रही हो? मन्नत बहू पैसे कमाती है, पर ये दोनों बहुएं भी घर संभालती, तो तुम्हें सभी बहू को एक समान प्यार देना चाहिए। सचिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। आपकी अगर एक बहू खाना पकाने में अच्छी है तो दूसरी शायद बहू कोई दूसरा काम करने में अच्छी हो सकती है। हाँ माँ बिल्कुल, मैं भी हर चीज में कहाँ अच्छी हूँ, मुझे सिर्फ सिलाई आती है और कुछ नहीं आता। हो सकता है भाभी को खाना पकाना और घर का काम करना अच्छे से आता हो और खेती बाड़ी अभी समझ में नहीं आती हो। देख सीमा, जितनी गलती बहू की है उतनी गलती तुम्हारी है। अगर तुम उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालती और इतना नहीं चिल्लाती तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मन्नत तुम भी हमें माफ़ कर दो। हाँ, तुम्हारी बराबरी के चक्कर में आज इतना बड़ा घाटा करवाने वाले थे हम। कोई बात नहीं नेहा भाभी, गलतियाँ सबसे होती हैं, उन्हीं गलतियों से तो हम सीखते हैं। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आप भी मेरे साथ खेती बाड़ी और ग्राहकी करना सीख जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तुम लोग माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई है। मैं भी तुम लोगों को सिर्फ पैसों के तराजू से माप दिया, पर तुम सब मेरी बहू हो और सबके सब एक सामान हो। आखिरकार सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है और मन्नत की नदी किनारे बसाई खेती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाती है, तरक्की होती है और बिक्री भी बढ़ जाती है। क्योंकि जिंदगी यही सिखाती है कि हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर किसी को हर काम नहीं आता, लेकिन हर इंसान किसी न किसी हुनर में माहिर जरूर होता है। बस जरूरत होती है अपने हुनर को पहचानने और उसे पूरे दिल से निभाने की। और इसी तरह बस जाता है नदी किनारे बहुओं का ससुराल और खेती। जंगल में 5 बहू का पेड़ों से बना घर का जुगाड़ू सामान। काश आप जिंदा होते। देखिए, हमारी बहू ने हमारे लिए कितना आलीशान घर बनाया है। अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। माँ जी आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, आप हौसला रखिए। शोभा पेड़ से बने घर में अपने पति की फोटो हाथ में लेकर रो रही थी। शोभा के घर में बेड, अलमारी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बर्तन सब कुछ पेड़ों से बना था। लेकिन आखिर ये लोग पेड़ से बने घर में क्या कर रहे थे? इन्होंने पेड़ से इतना आलीशान घर और घर का सामान कैसे बनाया? शोभा के पति की जान कैसे गई? ये सब जानने के लिए चलिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उफ, कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में हम लोगों को पानी भरने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। चलते चलते तो मेरी हालत खराब हो गई। नेहा गर्मी से बेहाल अपने सिर पर मटका लेकर जंगल के बीचों बीच नदी से पानी लेने के लिए जा रही थी। उसके साथ उसकी बड़ी जेठानी और 3 देवरानी भी पानी लेने के लिए जा रही थी। मैं भी बहुत थक गई हूँ, पर क्या करें, हमारे घर के पास वाला जो कुआं है उसमें तो साफ पानी आता ही नहीं है। हमें नदी के पास से ही पानी भरना पड़ेगा। गर्मी को छोड़ो, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, हमें पानी भरकर जल्दी घर जाना होगा। बच्चों के आने का समय हो गया है। मीरा के कहने पर नेहा, पूजा और बाकी की बहुएं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर नदी के पास जाती हैं। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। मीरा, नेहा और पूजा नदी से मटके में पानी भरती हैं। वहीं ज्योति और रानी जंगल से लकड़ी इकट्ठा करती हैं। पानी भरने और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद 5 बहुएं अपने घर आती हैं। घर पहुंचने के बाद, बहू आज तुम लोगों को इतनी देर कैसे लग गई नदी से पानी भरने में? बच्चे आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। हाँ माँ जी, बस खाना बनाने के लिए ही जा रहे थे। हम बहू को तो एक पल का चैन भी नहीं है, कभी ये कभी वो, हर वक्त हमें काम करना पड़ता है। रानी बहू तू दरवाजे पर खड़ी रहेगी या घर के अंदर आएगी? जब तक मीरा बहू खाना बना रही है तू सारे कपड़े तय कर दे, पूरे बेड में फैले हुए हैं। जी माँ जी। शोभा की बात सुनकर रानी फटाफट से कपड़े तय करने लगती है। थोड़ी देर में मीरा खाना बना लेती है और तभी बच्चे स्कूल से पसीने से लथपथ घर आ जाते हैं। गोलू और पिंकी दोनों मीरा के जुड़वा बच्चे थे। मम्मी खाने तो बड़ी भूख लगी है। बच्चों पहले जाकर नहा लो, बाहर बाल्टी में पानी रखा हुआ है। मीरा के बोलने पर बच्चे नहा लेते हैं और फिर सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। पूजा सभी को खाना परोस कर देती है। खाना देखकर पिंकी मुंह बना लेती है। क्या मम्मी, आज फिर वही दाल चावल? मैं रोज रोज दाल चावल खाकर पक गई हूँ। मुझे सब्जी खानी है। मुझे भी सब्जी खानी है। सब्जी मम्मी, सब्जी ला कर दो। बच्चों ऐसे जिद नहीं करते, मम्मी जल्दी ही तुम्हारे लिए सब्जी बनाएगी। चाची बिल्कुल सही कह रही है। आओ बच्चों, दादी के पास आओ, दादी तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएगी। शोभा बच्चों को प्यार से बुलाती है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। शोभा बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी पीछे से रघुवीर।
अरे शोभा, बच्चों को दाल चावल मत खिलाओ, मैं पके हुए आम लेकर आया हूँ। नेहा बहू, ये आम काटो, आज हम लोग खाने के साथ आम भी खाएंगे, और मेरा भी खाना निकालो। रघुवीर के कहने पर नेहा सभी को आम काट कर खाने के लिए देती है। सभी मजे से आम खा रहे होते हैं, तभी रघुवीर खाना खाते हुए पसीने से भीग जाता है। हे राम जी, अरे मैं तो तंग आ चुका हूँ इस गर्मी से। ये गर्मी तो जान लेकर ही मारेगी। ससुर जी, जब से जमींदार ने हमारे पड़ोसियों का घर तोड़ा है, तब से हमारे घर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तीनों तरफ से धूप हमारे घर पर ही पड़ रही है। रघुवीर एक टीन के घर में रहता था। उसके घर से सटे हुए उसके पड़ोसियों का पीछे की तरफ और दाहिनी तरफ जो घर था, जमींदार ने उसे तोड़वा दिया था। अब सिर्फ रघुवीर का घर बचा था। खाली जगह में एक घर होने की वजह से उसका घर मिट्टी की तरह तपने लगता था। उस जमींदार ने हमारे पड़ोसियों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनका घर तो तोड़ दिया, लेकिन हमारे घर को छोड़ दिया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जमींदार ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, वो तो साइन करने के लायक ही नहीं है। छोड़िए जी इन बातों को। खाना खाते वक्त अपना मन दुखी मत कीजिए। अभी आप खाना खाइए। शोभा की बात सुनकर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शोभा और रघुवीर खाट पर सो जाते हैं और पांचों बहुएं घर के अपने अपने कामों में लग जाती हैं। रघुवीर शोभा की आंख लगी ही थी कि धूप की रोशनी सीधे रघुवीर के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। आहा, बहुआ, ये धूप कहाँ से आ रही है? पिताजी, जमींदार ने पड़ोसियों का घर तोड़ते समय हमारे घर की छत का एक कोना भी तोड़ दिया था, वहीं से धूप आ रही है। अरे जमींदार की तो मैं। रघुवीर इतना कहता ही है कि तभी उसके पांचों बेटे घर आते हैं। पिताजी, मुझे भी जमींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जमींदार तो चाहता ही यही है कि इन सारी चीजों से परेशान होकर हम कोई गलत कदम उठाएं। सही कह रहे हो बेटा, अगर हमने गुस्से में जमींदार को कुछ भी कहा तो सारा खेल हम पर उल्टा पड़ जाएगा। पिताजी, जमींदार हमें घर से निकालना चाहता है। हम लोग कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी पता नहीं वो ऐसा क्यों करना चाहता है हमारे साथ, लेकिन उसने हमारे लिए फर्जी एग्रीमेंट बनवाया है। ससुर जी, मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था। जमींदार ने उस एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि वो इस घर को तोड़कर हमें नया कर देगा। वो तो एक फर्जी एग्रीमेंट था। इसीलिए तो बहू, हमने उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। हम इस घर में 50 साल से रह रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़े ना इस घर को छोड़ देंगे। इस तरह रघुवीर अपने परिवार वालों से अपने घर को लेकर बातें कर रहा था। घर को लेकर रघुवीर के परिवार में काफी चिंता थी। वो किसी भी हाल में इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए सब घर को लेकर काफी परेशान थे। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन पांचों बहुओं के पति काम पर गए थे और रघुवीर भी अपने किसी दोस्त के यहाँ गया हुआ था। तभी जमींदार उनके घर आता है। रघुवीर, बाहर निकल, मुझे तुझसे बात करनी है। रघुवीर जी तो घर पर नहीं है। बताइए आपको उनसे क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगी। देखिए, मैं आप लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूं, आप लोग एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? मैं चाहूं तो आप लोगों को वैसे भी निकाल सकता हूं, इसीलिए आप लोग शांति से एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। घर बन जाने के बाद मैं आपको घर जरूर दूंगा। हम आपके फर्जी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। आप लोग घर खाली नहीं कर रहे हो ना, अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। इतना कहकर जमींदार गुस्से में पैर पटक कर चला जाता है। जमींदार की बात सुनकर जमींदार तो हमें धमकी देकर चला गया। माँ जी, क्या वो हमारे साथ कुछ बुरा करेगा? नहीं बहू, जमींदार सिर्फ हमें उकसाने के लिए सब बोल रहा था, ताकि हम सब घबरा जाए और उसके एग्रीमेंट पर साइन कर दे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जमींदार सिर्फ हमें डराने के लिए आया था। बहू, तुम लोग जमींदार की बातों पर ध्यान मत दो। मीरा, तुम घर में झाड़ू पोछा लगा लो, और ज्योति तुम घर में पूजा करो। और वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है। मैं अपनी सहेली उषा के घर जा रही हूँ। शोभा अपनी सहेली उषा के घर आ जाती है। उषा शोभा को शरबत पिलाती है और दोनों सहेलियां बरामदे में बैठकर बातें करने लगती हैं। हाय गर्मी, अच्छा किया उषा, तूने मुझे ठंडा ठंडा शरबत पिला दिया। हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ, तेरा घर तो और गर्म हो जाता है, हर तरफ से खाली जो है। हाँ, तू सही बोल रही है। आजकल तो हमारा घर हद से भी ज्यादा गर्म होने लगा है। वहाँ 2 मिनट भी रहना मुश्किल हो गया है। आज तो जमींदार तेरे घर आया था ना? हाँ, जमींदार हमें धमकी देने के लिए आया था।
शोभा वो जिम्मेदार एक नंबर का चंट चालाक आदमी है, तुम लोग उसकी बातों में मत आना। तो बिल्कुल सही समझ रही है, वो हमें फर्जी एग्रीमेंट देकर हमें घर से निकालना चाहता है, लेकिन मेरे पति ने कह दिया है जब तक चाहे हमें वकील को बुलाना पड़े या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, हम इस शहर को खाली नहीं करेंगे। इस तरह शोभा और उषा दोनों काफी देर तक बातें करती हैं। बातें करने के बाद शाम को शोभा घर आ जाती है तो देखती है कि घर में बिजली चली गई है और पंखा न चलने की वजह से सभी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। घर में बिजली क्यों नहीं है? माँ जी 4 घंटे से बिजली नहीं है, मुझे तो लगता है जमींदार ने हमें डराने के लिए बिजली काट दी है। अरे जमींदार को जो करना है करने दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अभी हमारे पास जो पैसे हैं उससे मैं वकील हायर करूंगा। रघुवीर डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है। 4-5 दिनों तक रघुवीर के घर में बिजली नहीं आती। बिजली न होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ जाती है और एक दोपहर रघुवीर को हीट स्ट्रोक होता है और उसका देहांत हो जाता है। जी आप आँख खोलिए ना, क्या हो गया है आपको? अर्जुन जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर रघुवीर को चेक करता है। आपके पति का बीपी बहुत दिन से लो था और गर्मी की वजह से उनकी जान चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर शोभा और टूट जाती है। शोभा के परिवार में मातम छा जाता है। शोभा रघुवीर की याद में हमेशा रोती रहती है। उसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। एक रात, दादी माँ खाना खा लीजिए ना। गोलू का मासूम चेहरा देखकर शोभा उसे मना नहीं कर पाती और उसके हाथ से खाना खा लेती है। अगले दिन जमींदार बुलडोजर लेकर शोभा के घर के पास आ जाता है। शोभा बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है। मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगी। शोभा के सामने उसकी 5 बहुएं और उसके 5 बेटे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आज तो मैं इस घर को तोड़कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूं कौन मुझे रोकता है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। जमींदार पुलिस वालों को इशारा करता है और पुलिस वाले शोभा और उसके परिवार वालों को पकड़ लेते हैं और जमींदार बुलडोजर से उनके घर को तोड़ देता है। नहीं, इस घर को मत छोड़ो। जमींदार शोभा की एक नहीं सुनता और पूरे घर को तोड़ देता है। शोभा अपने पति की फोटो को ईंट के ढेर से निकालती है। उसको पकड़कर रोने लगती है। अर्जुन और राजीव अपनी मां को संभालते हैं। मां, चलो, अब हमारे यहां कुछ नहीं है। हाँ मां, अब चलो यहां से। राहुल शोभा और अपने परिवार को लेकर अपने घर से दूर आ जाता है। शोभा और उसका पूरा परिवार कड़ी धूप में रास्ते में चल रही थी। कई दिनों से रोने और धूप में चलने की वजह से शोभा को अचानक चक्कर आ जाता है। वो बेहोश होने ही वाली थी कि तभी नेहा और पूजा मिलकर उसे संभाल लेते हैं। सुनिए जी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी की वजह से चक्कर आ गया है, हमें थोड़ी देर कहीं रुकना होगा। हाँ चलो, उस पेड़ के नीचे माँ को ले चलते हैं। मैं माँ के लिए पानी लेकर आता हूँ। 5 बहुएं अपनी सास को संभाल कर पेड़ के पास ले जाती हैं। अंश दौड़कर एक होटल में जाता है और वहां से थोड़ा पानी लाकर शोभा के चेहरे पर डालता है। पानी के छींटे पड़ने से शोभा होश में आती है। मीरा शोभा को पानी पिलाती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू मैं ठीक हूँ, तो चिंता क्यों कर रही है? शोभा के होश में आने जाने के बाद सभी थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। मीरा पानी पी ही रही थी कि तब गोलू रोना शुरू कर देता है। मम्मी मम्मी मुझे और नहीं चलना है, चलने की वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। गोलू, तुम्हारे पैर में छाले कैसे हो गए? इतनी कड़ी धूप में 5 घंटे से लगातार चलने के बाद अगर छाला नहीं होगा तो क्या होगा जी? और ये तो फिर भी बच्चे हैं और उनके चप्पल भी घिस गए हैं। मीरा अपने बच्चों को पसीने में परेशान देखकर बहुत दुखी हो जाती है। पेड़ के नीचे का माहौल काफी गर्म था और कुछ कहता नहीं है। तभी हम लोग काफी देर से इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ छाव तो है लेकिन उमस की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मेरा तो चेहरा जल रहा है। हम लोग अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं। यही पास में जंगल है, यही तो हम लोग रोज पानी भरने के लिए आते थे। अरे हाँ, हम लोग तो जंगल में जा सकते हैं। जंगल में पेड़ों की वजह से गर्मी थोड़ी कम लगेगी और हम चाहे तो नदी के किनारे जाकर भी बैठ सकते हैं। वहाँ काफी ठंडी हवा चलती है। मुझे लगता है कि जब तक हमें समझ ना आ जाए कि आगे क्या करना है, तब तक हम लोग जंगल में जाकर नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। पूजा बहू सही कह रही है। हम लोग इतनी गर्मी में बिना सोचे समझे चलते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। चलो अब हम लोग जंगल में चलते हैं। गर्मी से बचने के लिए सभी लोग शोभा की बात मानकर जंगल में चले जाते हैं।
जंगल काफी घना था और बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से वो लोग धूप से बच जाते हैं। पांचों बहुएं अपने परिवार को लेकर नदी के किनारे जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उसके आसपास बहुत सारे बांस के पेड़ थे। बरगद के पेड़ को देखकर, मम्मी मम्मी, ये तो पेड़ कितना बड़ा है, ये तो हमारे घर जितना बड़ा है। बेटा, बरगद के पेड़ काफी बड़े होते हैं और ये काफी पुराना बरगद का पेड़ है, इसलिए ये इतना बड़ा है। मीरा पिंकी को समझा रही थी कि तभी रानी के दिमाग में ख्याल आता है। पिंकी सही कह रही है, ये पेड़ हमारे घर जितना बड़ा है, हम चाहे तो पेड़ में घर बनाकर रह सकते हैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बोल रही है तू? पिंकी तो बच्ची है लेकिन तू तो समझदार है। पेड़ों के घर में कौन रहता है? माँ जी, मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। बचपन में मैं और मेरी सहेली पेड़ों पर अपना ट्री हाउस बनाकर रहा करते थे। दादी दादी चाची बिल्कुल सही कह रही है। हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि पहले के ज़माने में जिन लोगों के पास घर नहीं होते थे वो लोग जंगल में पेड़ के घर बनाकर रहते थे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग पेड़ पर घर बनाओगे कैसे? माँ जी, वो तो आप अपनी पांचों बहू पर छोड़ दीजिए। हम है ना, हम लोग अभी जंगल में हैं और यहाँ पेड़ों की कोई कमी नहीं है। हम पेड़ों से घर बनाएंगे। आप इन दोनों बच्चों का ध्यान रखिए और सुनिए, आप लोग अपने काम पर चले जाइए, हम सब संभाल लेंगे। मीरा की बात मानकर पांचों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। पांचों भाई एक जहाज बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। पांचों भाई जब काम पर आते हैं तो मैनेजर उन्हें अपने पास बुलाता है। मैं तुम पांचों को यह बताना चाहता था कि तुम लोगों से जो मोटर जल गया था उसके पैसे तुम्हारी दिहाड़ी से कटते हैं, जिसकी 80% पेमेंट पूरी हो चुकी है। बस 1-2 महीने और फिर तुम्हारे पैसे कटना बंद हो जाएंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। पांचों भाइयों से एक बार जहाज की मोटर में आग लग गई थी। उसी की भरपाई के लिए कई साल से उनकी हर दिन की आधी दिहाड़ी कट रही थी। मैनेजर की बात सुनने के बाद पांचों भाई अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं जंगल में पांचों बहुएं मिलकर पत्थर को घिस घिस कर उसे नुकीला बनाती हैं और फिर नीचे गिरी हुई लकड़ी लेकर बरगद के पेड़ के जड़ से उसे मजबूती से बांधकर पत्थर वाली कुल्हाड़ी बनाकर जब उससे बरगद के पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करती हैं तब पेड़ एक बार में ही काफी टूट जाता है। भगवान भी हमारे साथ है कि बरगद का विशाल पेड़ तो अंदर से खोखला है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। पांचों बहुएं मिलकर तने के सामने वाले हिस्से को दरवाजे के आकार में तोड़ती हैं और फिर वो पेड़ के अंदर जाती हैं, जो अंदर से काफी बड़ा था लेकिन उसमें थोड़ी गंदगी थी। अगर हम इस पेड़ के अंदर थोड़ी सफाई कर ले तो हम लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। बाहर मैंने बांस के कई पेड़ देखे थे, अगर हम बांस लाकर उसे यहाँ लगा दें तो हमारा पेड़ का घर और मजबूत हो जाएगा। ज्योति इतना कहती है कि तभी पेड़ के बाहर से पिंकी और गोलू के रोने की आवाज आती है। उनका रोना सुनकर पांचों बहुएं पेड़ से बाहर निकलती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी मम्मी, हम लोग तो उस पेड़ के पास खेल रहे थे, तभी उसमें से कुछ अजीब सी चिपचिपी चीज हमारे ऊपर गिरी और हम लोग चिपक गए। अरे ये तो गोंद है और वो चीड़ का पेड़। इस पेड़ से तो गोंद निकलता है जो किसी भी लकड़ी को चिपका सकता है। बच्चे, तुम दोनों को पता भी है कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी। पूजा दीदी, रानी, आप दोनों बड़े बड़े पत्ते लेकर और अंदर से साफ कीजिए। नेहा और मीरा दीदी, आप दोनों बांस के पेड़ से बांस काटिए, मैं पेड़ में गोंद लगाकर लेकर आती हूँ। अब हम अपना पेड़ का घर जल्दी बना लेंगे। ज्योति पेड़ का घर बनाने का सोचकर खुश हो रही थी कि तभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। मम्मी मम्मी, हमें अलग कीजिए ना, हम लोग कब तक चिपके रहेंगे? बच्चों, आप लोग मम्मी को काम करने दो, मैं आप लोगों को अलग कर देती हूँ। ज्योति बच्चों के कपड़े उतारती है। क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? हमें कपड़े चाहिए। रुको जरा, सब्र करो, मैं भी तुम लोगों के लिए कपड़े बना देती हूँ। ज्योति जंगल में यहाँ वहां देखती है और उसे थोड़ी दूरी पर बड़े बड़े पत्तों वाला पेड़ दिखाई देता है। ज्योति उन पेड़ों के पास जाती है। वो पेड़ के पत्ते तोड़कर उससे कपड़े बनाती है और गोलू पिंकी को पहना देती है। तुम्हारे कपड़े बन गए हैं, अब तो खुश हो ना तुम दोनों? जाओ जाकर दादी के पास खोलो। पिंकी और गोलू को पत्तों के कपड़े पहनाने के बाद ज्योति चीड़ के पेड़ के पास जाती है और उसकी गोंद निकाल कर ले आती है। ज्योति को कुछ फल के पेड़ भी दिखते हैं तो वो पेड़ों से फल भी तोड़ कर ले आती है। पूजा और रानी मिलकर बरगद के पेड़ को अंदर से साफ कर देती हैं। मीरा और नेहा भी बांस काट कर ले आती हैं। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरी हालत आपसे अलग नहीं है नेहा दीदी, मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके हैं।
अभी तो शाम होने में काफी टाइम है। हम एक काम करते हैं, नदी किनारे जाकर थोड़ी हवा में बैठ जाते हैं और नहा भी लेते हैं। मैंने थोड़े फल तोड़े हैं, नहाने के बाद हम सब उसे खा लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लगातार काम करने की वजह से हम लोग काफी थक गए हैं। पांचों बहुएं अपनी सास और बच्चों के साथ नदी के किनारे जाती हैं और नदी में नहाती हैं। नदी में नहाने के बाद सभी नदी के किनारे ठंडी हवा में बैठकर फल खाते हैं। बहू, कितने दिनों बाद आज मैं बिना गर्मी में परेशान हुए फल खा रही हूँ। शोभा को थोड़ा बहुत खुश देखकर सभी बहुओं के चेहरे खिल जाते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे और शोभा नदी के किनारे आराम करते हैं। वहीं पांचों बहुएं बरगद के पेड़ के पास आती हैं और बांस में गोंद लगाकर उसे बरगद के पेड़ के अंदर चिपका देती हैं, जिससे उनका पेड़ का घर और सुंदर बन जाता है। मीरा पेड़ में एक खिड़की भी बनाती है। अरे वाह, हमारे रहने लायक तो कितना सुंदर घर बन गया है। चलो हम लोग माँ जी और बच्चों को यहाँ ले आते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। पांचों बहुएं नदी के किनारे जाती हैं और शोभा और बच्चों को अपने साथ लेकर पेड़ के बने घर में आती हैं। पेड़ को देखकर शोभा बहुत खुश होती है। बहू, तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। कितना सुंदर घर बनाया है तुम लोगों ने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पेड़ से भी इतना सुंदर घर बन सकता है क्या। माँ जी, मैंने बनाया था ना ये। हम लोग इस पेड़ में रह सकते हैं, देखा आपने। हाँ रानी बहू, तू सही कह रही थी। लेकिन शाम को जब तुम्हारे पति राशन लेकर आएंगे तो तुम लोग खाना कहाँ बनाओगी? यहाँ तो कोई चूल्हा भी नहीं है। शोभा इतना कहती है कि तभी मीरा पास पड़े 2 बड़े पत्थरों को घर के पास रख देती है। माँ जी, देखिए ना, बन गया चूल्हा। हम फिर पत्थर से आग लगाकर इस खाना बना लेंगे। मेरी बहुएं तो बहुत जुगाड़ू हैं। हर परेशानी का उपाय है तुम लोगों के पास। शाम हो गई थी। शोभा अपनी पांचों बहुओं से बात कर रही थी, तभी उनके पति हाथ में थोड़ा सा राशन और एक हांडी लेकर आते हैं। अरे वाह, आप लोगों ने तो बड़ा ही सुंदर पेड़ घर बनाया है। ये लीजिए राशन। हमारे पास थोड़े पैसे बचे थे तो हमने उससे हांडी और ये बड़ी सब्जी बनाने वाली चम्मच खरीद ली है। मीरा, अब तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। अच्छा ठीक है जी, मैं खाना बनाती हूँ। तब तक आप पास के केले के पेड़ के पत्ते तोड़ कर ले आइए। आज हम लोग केले के पत्तों में खाना खा लेंगे। भाभी, आप लोगों का ऐसे बाहर खुले में खाना बनाना ठीक नहीं है। कोई जानवर आ सकता है। आप लोग खाना बनाओ, हम लोग निगरानी करते हैं। पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। राजीव और अंश उनकी निगरानी करते हैं। राहुल केले के पत्ते लेकर आ जाता है। खाना बन जाने के बाद पूजा केले के पत्ते में सभी को खाना निकाल कर देती है। सभी खाना खाते हैं और फिर अपने पेड़ के घर में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सभी सो रहे थे तब गोलू, मम्मी मम्मी उठो ना, मुझे बहुत जोरों की पॉटी आई है। गोलू की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं। अरे तो गोलू बेटा, झाड़ियों में कहीं भी चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं मम्मी, मुझे अकेले में डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलो। मीरा गोलू को पॉटी करवाने के लिए झाड़ियों के पीछे ले जाती है। गोलू पॉटी करने के लिए बैठता है, तभी एक बड़ा जंगली चूहा उसके पास आ जाता है। नहीं मम्मी, मैं यहाँ पॉटी नहीं करूँगा, मुझे बाथरूम चाहिए। आप मेरे लिए बाथरूम बना दीजिए। ठीक है गोलू, मैं तुम्हारे लिए बाथरूम बना दूंगी। अभी तुम पॉटी कर लो, देखो मम्मी यहीं पर है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीरा के समझाने पर गोलू पॉटी कर लेता है। ये सब देखकर नेहा परेशान हो जाती है। क्या बात है नेहा, तू परेशान लग रही है? ऐसे खुले में तो मैं फ्रेश नहीं हो सकती। हमने घर तो बना लिया है, हमें बाथरूम भी बनाना होगा। सुनिए राजीव जी, आप बाजार जाकर बाथरूम सीट और शावर लेकर आ जाइए ना। हम लोग पेड़ से अपना बाथरूम बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाकर लाता हूँ। अर्जुन, तुम मेरे साथ चलो। राजीव अर्जुन को लेकर बाथरूम सीट और शावर खरीदने के लिए बाजार चला जाता है। वहीं पांचों बहुएं मिलकर बांस के पेड़ से बांस काटती हैं। फिर पांचों बांस को एक साथ करके उसे अच्छे से बरगद की जड़ से बांध देती हैं और उसमें गोंद लगाकर बाथरूम की दीवार बना देती हैं। फिर छत बनाती हैं। पांचों बहुओं की मेहनत से जल्दी उनका बाथरूम बन जाता है। हमारा बाथरूम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। राजीव और अर्जुन बाथरूम सीट और शावर लेकर आ जाते हैं। मीरा और नेहा मिलकर बाथरूम में बाथरूम सीट और शावर लगाती हैं। हमारा बाथरूम तैयार है, अब मैं जा रही हूँ फैशन होने। इसका मतलब नेहा, तुम्हें काफी देर से बाथरूम जाना था ना? हाँ, मुझे तो काफी देर से इमरजेंसी आई हुई थी। मैंने तो कितनी मुश्किल से रोका है। नेहा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन क्या आप लोगों को काम पर नहीं जाना है क्या? अरे, हमें काम पर जाने में आज भी देर हो जाएगी। नहीं, आप लोगों को देरी नहीं होगी। मैंने सत्तू बना दिया है, आप लोग सत्तू पीकर चले जाइए। मीरा सभी को सत्तू पीने के लिए देती है। सत्तू पीकर सारे मर्द काम पर चले जाते हैं। मीरा चूल्हे को देखती है, तभी उसे ख्याल आता है।
सुनो ना, मैं सोच रही थी कि रात को खाना बनाने में कोई दिक्कत होती है तो जैसे हमने अपने लिए पेड़ों से बाथरूम बनाया है वैसे ही पेड़ों से हम रसोई भी बना लेते हैं। मीरा दीदी, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। हमारी अलग रसोई रहेगी तो हमारा घर भी गर्म नहीं होगा और हम आराम से खाना खा भी पाएंगे। दीदी, आप लोग पेड़ों से रसोई बनाइए, तब तक मैं पेड़ों से बर्तन बनाती हूँ। वैसे भी खाना बनाने के लिए थोड़े बहुत बर्तन तो होने चाहिए। रानी पेड़ों की लकड़ी से सुंदर सुंदर बर्तन बनाती है। वो ग्लास, चम्मच, प्लेट, कटोरी काफी कुछ बनाती है। वहीं चारों बहुएं मिलकर बचे हुए बांस को पेड़ की जड़ों से बांधकर उसमें गोंद लगाकर बांस की दीवार खड़ी करती हैं और फिर छत बनाकर अपनी रसोई बनाती हैं। हमारी रसोई तो कितनी सुंदर लग रही है। अरे आप लोग रानी के बर्तनों को देखो, कितनी प्यारे से लग रहे हैं। रसोई बनाने के बाद ज्योति रसोई में खाना बनाती है। शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो रसोई देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। क्या बात है, आप लोगों ने तो अपने लिए रसोई भी बना ली। इसका मतलब है कि आपने खाना भी बना लिया होगा। अब आप लोग हमें जल्दी से खाना दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। नेहा सभी को लकड़ी के बर्तन में खाना खाने के लिए देती है। सभी लकड़ी के बर्तन में खाना खाकर खुश होते हैं, लेकिन गोलू फिर से रोने लगता है। मम्मी, आप हमें सब्जी कब खिलाएंगी? हमें दाल चावल नहीं खाना है। मीरा, ये लो पैसे, कल बाजार जाकर थोड़ी सब्जी ले आना और कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं तो उसे अपने पास रखना। अच्छा ठीक है। राहुल की बात सुनकर बच्चे शांत होकर खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। इस पेड़ घर में भी मुझे गर्मी लग रही है। हम इतने सारे लोग हैं, एक पेड़ के घर में नहीं सो सकते। बेटा, अभी हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, हमें यहीं रहना पड़ेगा। अर्जुन बेटा, सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। काश मेरा बच्चा पुराना घर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। शोभा फिर से अपने पति को याद करने लगती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन मीरा और रानी सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती हैं और बाजार से सब्जी खरीदती हैं और फिर रानी के साथ घर वापस आ रही होती हैं तो उसकी नजर एक बड़ी सी दुकान पर जाती है। रानी देखिए, कूलर तो अभी भी यहीं पड़ा है। मैं इसे 2 महीने से देख रही हूँ, ये यहीं पर है। अगर हम लोग ये कूलर ले ले तो हम पेड़ से अपना कूलर भी बना सकते हैं। चल जाकर कबाड़ी वाले से बात करते हैं। मीरा और रानी दोनों कबाड़ी वाले के पास जाती हैं। चाचा, क्या आप हमें ये कूलर दे सकते हो? इस कूलर के 200 रुपए लगेंगे। ये बाहर से खराब हो चुका है लेकिन इसकी मशीन ठीक है। चाचा, मेरे पास अभी 50 रुपए हैं और आप 50 रुपए रख लीजिए, मैं कल आपको बाकी के पैसे दे दूंगी। कबाड़ी वाला मीरा की बात मान जाता है। मीरा कूलर लेकर घर आ जाती है तो देखती है कि नेहा, पूजा और ज्योति तीनों मिलकर घर के ऊपर दूसरी मंजिल बना रही हैं। दीदी, आप लोग क्या कर रही हैं? हम 10-12 लोग हैं। इतने सारे लोगों के लिए एक पेड़ का बना घर काफी नहीं था, इसलिए हमने हमारे रहने के लिए 2-3 घर और अपनाए हैं। लेकिन हम लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे मीरा दीदी, चिंता क्यों करती हो? हमने बांस की सीढ़ी भी बनाई है और वहाँ देखिए गोलू और पिंकी के खेलने के लिए पेड़ पर लकड़ी बांधकर झूला बनाया है। ये आप लोग क्या लेकर आई हैं? पूजा दीदी, हमारे पति को गर्मी लग रही थी ना, इसलिए हम कूलर लेकर आए हैं। इसका बाहरी ढांचा खराब है, हम लोग इस पेड़ के तने में इसका मोटर लगा देंगे तो ये काम करने लगेगा। वैसे भी बैटरी लगी हुई है तो इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचों बहुएं मिलकर जंगल में पड़े हुए बड़े से पेड़ के तने को काटती हैं और उसमें कूलर का मोटर, बैटरी सब कुछ फिक्स कर देती हैं, जिससे कूलर चलने लगता है और उससे तेज हवा आने लगती है। पांचों बहुएं ऐसे ही पेड़ से अलग अलग तरह के जुगाड़ू सामान बनाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रानी खाना बना रही थी तो उसके कमर में बहुत दर्द होता है। हाय राम, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कमर में भी कई दिनों से दर्द है। मुझे लगता है ये लकड़ी में सोने की वजह से हो रहा है। नेहा दीदी, क्यों ना हम लोग पेड़ से अपना बेड बनाए और उस पर हम लोग घास का बिस्तर भी बना लेंगे तो हमें दर्द नहीं होगा। ज्योति का आइडिया चारों बहुओं को अच्छा लगता है। पांचों बहुएं मजबूत पेड़ को काट कर लाती हैं और फिर मीरा, ज्योति, पूजा तीनों मिलकर छोटे तने से पेड़ का पाया बनाती हैं और बड़े तने को काटकर उसे गोंद से जोड़कर पेड़ बनाती हैं। तो वहीं रानी और नेहा मिलकर पेड़ की लकड़ी से अलमारी, टेबल, चेयर सब कुछ बनाती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन पूजा खाना बना रही थी तो देखती है कि सब्जी खराब हो गई है। ये क्या, हमारी सब्जी खराब हो गई? क्या हम लोग अपने लिए पेड़ से फ्रिज नहीं बना सकते? पूजा की बात सुनकर रानी के दिमाग की बत्ती जलती है। बिल्कुल बना सकते हैं। रानी एक खोखले पेड़ के तने को काट कर लाती है और फिर वो बालू की दुकान से थोड़ी बालू लेकर आती है और उसे तने के अंदर डालकर पानी से भिगा देती है। पूजा दीदी,
आप मटके में सब्जी भरकर फ्रिज में रख दीजिए, आपकी सब्जी 10 दिनों तक खराब नहीं होगी। ऐसे दिन गुजरते हैं। पांचों बहुएं पेड़ों से घर का अलग अलग जुगाड़ू सामान बनाती हैं। वो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी बनाती हैं। पांचों बहुओं ने अपनी मेहनत से अपने ससुराल के हालात ठीक कर दिए थे। वहीं जहाज कंपनी में पांचों बहुओं के पति को मैनेजर बुलाते हैं। अब तुम लोगों की दिहाड़ी नहीं कटेगी। तुम लोगों ने मोटर चलाने के पूरे पैसे भर दिए हैं। अब तुम पांचों को 300 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। मैनेजर की बात सुनकर पांचों बहुओं के पति बहुत खुश होते हैं। वो घर आते हुए सब्जी लेकर आते हैं और ये बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। सबको ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। अपने बेटों की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश अब जिंदा होते। देखिए हमारी बहू ने हमारे लिए कितना आलीशान घर बनाया है। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। माँ जी आप सो जाइए, हम लोग आपके पास हैं, आप हौसला रखिए। मीरा अपनी सास को संभालने की कोशिश करती है। अपने परिवार का मुंह देखकर शोभा भी शांत होती है और धीरे धीरे शोभा के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। एक तरफ शोभा के पुराने दिन फिर याद आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जमींदार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसका एक हाथ और पैर कट जाता है हॉस्पिटल में। अब तो आप अपाहिज हो गए हैं, आप अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। जमींदार की पत्नी कुंती अपने बेटे को बोलकर जबरदस्ती जमींदार की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है और उसे बैसाखी के सहारे हॉस्पिटल के बाहर फेंकवा देती है। एक तरफ शोभा अपने मरे हुए पति के लिए जान देने को तैयार थी और एक मेरी पत्नी है जिसने अपने जिंदा पति को हालात बदलने पर बेसहारा रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। मुझे एक बार जाकर शोभा से माफी मांगनी चाहिए। शोभा के पेड़ से बने घर के बारे में गांव में सभी लोग जानते थे और ये बात जमींदार को भी पता थी। जमींदार सीधे शोभा के पेड़ वाले घर में जाता है। शोभा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भगवान ने मेरे कर्मों की सजा मुझे दे दी, तुम मुझे माफ कर दो। जमींदार जी ये सब कैसे हो गया? पर घर के अंदर आइए आइए। शोभा जमींदार को घर के अंदर बिठाती है। रानी जमींदार को पानी देती है और मीरा उसके लिए खाना निकालती है। शोभा, मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना था ना, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन शोभा इतना आलीशान घर, ये सब कैसे? मैंने आपको माफ कर दिया जमींदार जी, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। लेकिन मेरी बहू की मेहनत और हौसले की वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं और अब हम यहाँ खुशी से जी रहे हैं। शोभा की बात सुनकर जमींदार बहुत शर्मिंदा होता है। वो खाना खाए बिना ही उसके घर से चला जाता है। शोभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी पांचों बहुएं उसके साथ थीं। वो पांचों बहुएं शोभा को गले लगा लेती हैं। आज जो उन्होंने अपने परिवार के लिए किया, ये उनके फैमिली के लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्होंने इतनी मुश्किलों में भी साथ मिलकर अपने परिवार को संभाल लिया। गुफा के अंदर बहू की ठंडी रसोई और खेती। अरे वाह, यही है ना हमारा गांव? कितना सुंदर है। सुंदर तो है पीहू, लेकिन बाहर का टेम्परेचर देखा है? 45 डिग्री चल रहा है। तो क्या हुआ, गर्मी तो शहर में भी होती है। वहाँ एसी है, यहाँ हवा है। हाँ, वो हवा जो खुद जल रही है। प्रेम की बात में कोई झूठ नहीं था। मई के इस खौफनाक महीने में सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। बाहर का सुंदर गांव अब सूखा और बेजान दिख रहा है। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे और गर्म हवाएं पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव की धूल भरी सड़क तक तपने लगी थी और इसी तपिश से बचने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग चबूतरे की छांव में बैठे हुए थे। अरे भाई, आज तो हद हो गई। लाइट सुबह 4 बजे से अभी तक नहीं आई। अरे भाई क्या बताएं, खेत सूख गए हैं, जानवर परेशान हैं गर्मी से। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आती दिखाई देती है। अरे भैया, ये किसकी गाड़ी आ रही है? अरे लगता है अंकुश जी की गाड़ी है। तभी गाड़ी रुकती है और अंकुश जी नीचे उतरते हैं। चबूतरे पर बैठे लोग उठे और उनसे मिलने के लिए आगे आए। अरे अंकुश, हाँ गए आप लोग, पर इस महीने, इस गर्मी में? अरे क्या करें काका, हमारी बहू की जिद थी। बोली इस बार गर्मियों में गांव जाना है। हमने भी कहा चलो देख लो। अरे वाह, बहू का गर्मियों में गांव का शौक एक दिन में निकल जाएगा, देखना। कल तक ये वापस शहर चलो कहने लगेगी। और तभी गाड़ी से पीहू, प्रेम, वृंदा और अदिति उतरती हैं। वैभव काका ने पीहू को देखते हुए कहा,
अरे बेटा तुम हो तो जिसे गांव की गर्मियां पसंद हैं। जी काका, मैं हूँ जिसे गांव भी पसंद है और गर्मियाँ भी। अरे भाई अभी बोल रही हो बेटा, 2 घंटे बाद तुम्हें असली गर्मी का मजा आएगा। काका आप भूल रहे हैं, मैं शहर से सिर्फ सूटकेस नहीं अपना ठंडा दिमाग भी साथ लाई हूँ। आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो अगले 2 महीने यहीं गुजारने का इरादा करके आई हूँ। देखिएगा मैं इस गर्मी से बचने का भी जुगाड़ निकालूंगी। तभी वृंदा ने सबको टोकते हुए कहा, अरे बाकी की बातें बाद में करना, वरना यहाँ बीच सड़क पर खड़े खड़े ही पिघल जाएंगे। चलो अब घर चले भाई साहब, हम निकलते हैं वरना सूरज आज ही हमें भस्म कर देगा। वृंदा की बात सुनकर सबने कदम बढ़ाए। आगे गली के मुहाने पर अमृता, वैभवी और आशा हाथ में पंखा लिए अपनी अपनी देहरी पर बैठी थी। गर्मी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, न अंदर बैठने में चैन है और न ही बाहर। मेरा तो मन करता है सब छोड़ो और उस पहाड़ी वाली गुफा में जाकर बैठ जाओ। हाय दैया, ना गुफा का तो नाम मत लो। पता चला ठंडक के चक्कर में वहाँ गृहस्थी बसाने गई और खुद ही डरावनी कहानी बन गई। मजाक छोड़ो, पर इस गुफा में ठंडक तो वाकई में है, लेकिन क्या फायदा इसी ठंडक का, अब तो वहाँ कोई जाता भी नहीं। आशा चाची की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वृंदा अपने परिवार के साथ वहां से गुजरी। उन्हें देखते ही सभी लोग अपनी बातें छोड़कर उनसे मिलने लगे। अरे वृंदा जी, आप लोग भी गांव ऐसी तपती गर्मी में आए हैं। देखिए ना, गर्मी ने तो सबका बुरा हाल कर रखा है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन हमारी बहू का गांव आने का बड़ा मन था, इसीलिए हम सब चले आए। अच्छा, तो बहू जी को गांव की गर्मी पसंद है। बेटा अभी तो पैर जमीन पर रखे हैं, एक दिन में सारी गर्मी समझ आ जाएगी। सभी की बातें सुनकर पीहू से रहा नहीं गया। उसने अमृता को तुरंत जवाब दिया, जी चाची, समझ आ भी गई, इसीलिए तो आई हूँ। सुना है यहाँ की गर्मी दिमाग की बत्ती जला देती है, तो सोचा मैं भी अपना थोड़ा सा टैलेंट यहीं आजमा लूं। पीहू का ये करारा और मजेदार जवाब सुनकर अमृता का मुंह खुला का खुला रह गया। वैभवी ने अपनी नजरें झुका ली। वृंदा अपनी बहू की इस हाजिर जवाबी पर मन ही मन मुस्कुरा उठी और सब आगे बढ़ गए। पर चलते चलते पीहू के कानों में अभी भी आशा चाची का वो अधूरा जुमला गूंज रहा था, उस गुफा में ठंडक तो है। चाची क्या कह रही थी? गुफा ठंडी है लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है, क्यों? इसी सोच में डूबी हुई पीहू को पता ही नहीं चला कि कब सब लोग घर पहुंच गए। जैसे पुराने घर का दरवाजा खुला, कई दिनों से बंद पड़े घर की धूल और हवा गर्म बाहर निकल आई। फिर सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। जहां प्रेम और अदिति गर्मी से थक चुके थे, वहीं पीहू के चेहरे की खुशी और उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुराना कूलर भी चल पड़ा। शाम होते होते पीहू ने पूरे परिवार के लिए प्यार से देसी खाना बनाया और फिर आंगन में दरी बिछाकर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। ओ गॉड भाभी, आपके इस गांव वाले एडवेंचर के चक्कर में हम यहाँ आ तो गए हैं, पर ये कूलर भी बस गर्म हवा के थप्पड़ मार रहा है। अदिति, मैंने पहले कहा था, पीहू का एडवेंचर अभी शुरू हुआ है, हमारी हालत अभी से टाइट है। अरे खाना खाइए पहले, पेट भरेगा तो गर्मी भी अच्छी लगने लगेगी। जैसे ही सबने पहला निवाला लिया ही था कि कूलर की घरघराहट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में छा गया, लाइट कट चुकी थी। ये लो, जिसका डर था वही हुआ। भाभी अब तो हद हो गई है, कूलर बंद, पंखा बंद, हम यहाँ कबाब बन जाएंगे। चुप रहो अतिथि, पीहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। पीहू बेटा तो फिक्र मत कर। मम्मी कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा ही, ये गर्मी हमें हराएगी नहीं। अरे हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेती हो, पर इस बार बताओ क्या सोच रही हो? अभी कुछ पक्का नहीं है, पर कल सुबह एक जगह देखनी है। कौन सी जगह? पहले खाना खाओ। सभी लोगों ने जैसे तैसे खाना खाया। रात घेर आई। गर्मी की वजह से घर के अंदर रुकना मुश्किल था। आखिरकार सबने छत पर चादरें बिछाई और वहीं लेटे। यार छत पर तो थोड़ा ठीक है। हाँ, छत पर ठीक है, लेकिन क्या हर रात छत पर ही सोएंगे? अरे नहीं, बस 1-2 दिन की बात है, लाइट आ जाएगी। यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही था। वहीं पीहू चुप लेटी है। उसकी आंखें खुली हैं, आसमान देख रही है, दिमाग चल रहा है। इस घर में नहीं चलेगा, कहीं और कोई ऐसी जगह जहाँ दीवारें खुद ठंडी हो। कुदरत ने जरूर कुछ बनाया होगा, कल की कल देखेंगे। अभी तो मैं आसमान के नीचे आराम से सो जाऊं। अगली सुबह उमस ने फिर घेरा डाल लिया। वृंदा ने दरवाजा खोला तो सामने अमृता और वैभवी खड़ी थी, जैसे रात भर से वहीं बैठी हो। अरे वृंदा जी, रात कैसी गई? बहू रानी का एडवेंचर कैसा रहा? ठंडी हवा मिली? हम तो रात भर इंतजार में थे, सोचा सुबह होते ही बहू जी के बैग बंद जाएंगे। शहर की हवा याद आती है ना रात को।
वृंदा ने एक नजर दोनों पर डाली। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत मुस्कान, जैसे पहले से पता हो कि सामने वाले क्या कहने वाले हैं। रात बहुत अच्छी गई दीदी, छत पर सोए तारे देखे, शहर में तो ये नसीब ही नहीं होता। और बहू, मेरी बहू का मजाक उड़ाने की कोशिश में जो वक्त लगा रही हैं आप, उतने वक्त में वो कुछ नया सोच चुकी होगी। वो मुश्किल देखकर हारने वालों में से नहीं है। दोनों चुप हो गईं और छत पर पीहू दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। इधर पूरा गांव सूखा, उधर घनी हरियाली। तभी आशा चाची की बात याद आई, गुफा उधर ही थी। इधर सब सूखा, उधर इतनी हरियाली, कैसे? नीचे से आवाजें आई। तभी पीहू ने झांक कर देखा, नीचे गांव की औरतों को देखकर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। अरे बहू जी, सुना है एडवेंचर करने आई हो इस तपती गर्मी में शहर का सारा ऐशो आराम छोड़कर? कोई मजबूरी होगी, वरना कौन छोड़ता है ऐसी बेटा। पीहू रुकी, दोनों को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई, न गुस्से से न तकलीफ से। चाची, आपने कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? वो क्या होता है? एक शो है जिसमें एक इंसान अपना सारा आराम छोड़कर तपती धूप जंगल में निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल को जीतना सीखे। तो चाची जी, जो आराम छोड़कर निकले वो कमजोर नहीं होता, वो बस औरों से थोड़ा अलग होता है। अरे तुम शहरी लोग और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी शहरी बातें। चाची, बातें शहर की हो या गांव की, दिल सच्चा हो ना तो हर बात अपनी लगती है। दोनों चुप हो गईं। वृंदा ने पीहू को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों पड़ोसनें चली गईं और फिर घर में सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन पीहू का ध्यान अब भी सुबह छत से दिख रही हरियाली में ही अटका हुआ था। पापा, कल आंटी गुफा की बात कर रही थी और आज मैंने छत से देखा, पूरा गांव सूखा है पर पहाड़ी के उस पार सब हरा भरा है। जरूर वहीं होगी वो गुफा, चलते हैं ना एक बार देखने। अंकुश का हाथ चाय के गिलास पर रुक गया। एक नजर वृंदा को, फिर पीहू को। अरे ठंडी तो बहुत है बेटा वो जगह, पर वहां जाते नहीं है लोग। क्यों पापा? बस ऐसे ही, पुरानी जगह है। गांव के लोग कहते हैं वहां कुछ है, क्या है कोई नहीं जानता, और जाने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। एक पल के लिए मेज पर खामोशी छा गई। मतलब यही कि वो जगह अकेले नहीं जाते। पापा, डर जगह में नहीं होता, बस लोगों के मन में रह जाता है। पीहू बेटा। अरे छोड़ो ना, तुम भी सुबह सुबह गुफा की बातें लेकर बैठ गई। पहले नाश्ता तो कर लो। ठीक है, नाश्ता करती हूँ। भाई, भाभी नाश्ता खा रही हैं, पर दिमाग गुफा में जा चुका है। मुझे पता है। नाश्ता खत्म हुआ पर पीहू का मन गुफा में ही अटका था। तभी गली से हंसी की आवाजें आई। पूजा अपनी दो सहेलियों के साथ आई। नमस्ते भाभी, सुना है शहर वाली भाभी गर्मी से डर नहीं रही। अरे अभी तो शुरुआत है, तो चलिए फिर असली गांव भी दिखा देते हैं। थोड़ी देर बाद सब गलियों में निकल गईं। गर्मी बहुत थी पर पीहू की नजरें हर चीज ध्यान से देख रही थी। चलते चलते पूजा अचानक एक खेत के पास रुक गई। वहां छोटू मिट्टी में पैर डालकर बैठा था और अपने सिर पर गीला गमछा रखे हुए था। ये क्या स्टाइल है छोटू? दीदी, ये हमारा देसी एसी है। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां जोर से हंस पड़ी। गांव में जुगाड़ नहीं किया ना तो समझो जीना मुश्किल है। अच्छा, तो मैं भी अब गांव की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी सब जुगाड़ सीखने हैं। जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ बढ़े, गर्म हवा कम होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली आने लगी। सच में यहाँ तो मौसम ही बदल गया, क्योंकि गुफा उधर ही है, वहाँ हमेशा ठंडक रहती है। तभी बाकी लड़कियों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाते, बस गांव वाले मना करते हैं, कहते हैं वो जगह ठीक नहीं। तभी पीछे से गुजरती हुई विमला चाची उनकी बातें सुनकर रुक गई। कई साल पहले एक औरत वहाँ गई थी, वापस तो आई पर कहती थी कि अंदर कुछ था, दिखा नहीं पर महसूस हुआ। हाँ, तभी तो अब कोई नहीं जाता। अगर वहाँ इतनी ठंडक है तो लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर गुफा इतनी ठंडी है ना तो इस गर्मी में वहीं घर बना लेना चाहिए। हाँ, फिर गांव वाले कहेंगे शहर वाली भाभी पहाड़ों में बस गई। सब हंसने लगे, लेकिन पीहू अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में सच में यही ख्याल घूमने लगा। अब क्या रिसर्च चल रही है मैडम? पीहू ने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। पहाड़ों के बीच बने सुंदर केव हाउसेस, पत्थरों के अंदर बने ठंडे कमरे, लोग आराम से रह रहे थे। प्रेम, देखो, लोग गुफाओं में रहते भी हैं। उस गुफा को थोड़ा साफ कर लें तो दिन में आराम से रह सकते हैं। तुम सच में गुफा में रहने की सोच रही हो? सोच नहीं रही, प्लान बना रही हूँ।
मम्मी पापा तुम्हें गुफा में रहने देंगे क्या? हाँ, पापा तो नाम सुनते ही मना कर देंगे। डर की वजह से मना करते हैं। अगर समझिए कि वहाँ ठंडक है, आराम है, तो मान जाएंगे। अरे तुम ना सच में अलग हो। और तुम मेरे पार्टनर हो, और तुम्हें भी अलग बनना पड़ेगा। मतलब अब मुझे भी जंगल एडवेंचर करना पड़ेगा। जंगल नहीं मिस्टर, नेचर वाला लग्जरी रूम। पापा एक बात बोलूं, अगर यहाँ इतनी गर्मी है और गुफा में इतनी ठंडक है, तो हम वहीं रह लेते हैं ना? क्या मतलब सच में गुफा में रहना है? गुफा में रहेंगे, वहाँ ठंडक है, पानी है, जगह भी बड़ी है, और यहाँ घर में तो गर्मी से सबका हाल खराब हो रहा है। भाभी की बात गलत भी नहीं है, मैं तो अभी से पिघल रही हूँ, लेकिन बेटा लोग उस जगह को अच्छा नहीं मानते। मम्मी लोग बिना देखे बहुत कुछ बोलते हैं। हम सब साथ रहेंगे ना, ऊपर से मैं उस जगह को अच्छा बना दूंगी। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे गुफा नहीं नया फ्लैट लेने जा रहे हैं। फ्लैट से अच्छा होगा, वहाँ नेचुरल एसी होगा। कुछ बोलिए पापा। अरे बेटा, अगर इतनी गर्मी लग रही है तो जरूरी थोड़े है पूरे 2 महीने यहीं रहें। चाहो तो वापस शहर चल सकते हैं। नहीं पापा, अब आए हैं तो पूरे 2 महीने यहीं रहेंगे, बस रहने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर सब साथ रहेंगे और संभल कर रहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही पल घर का माहौल बदल गया। डर आधा था और एक्साइटमेंट दोगुनी। सुबह सुबह पूरा घर ऐसे तैयारी करने लगा जैसे कहीं लंबी पिकनिक पर जा रहा हो। पीहू कभी बर्तन बांधती, कभी चादरें। उसने एक बड़ा टोकरी निकाली और उसमें मसाले, आटा, दाल और सब्जियां रखने लगी। अरे तुम तो इतनी तैयारी कर रहे हो जैसे सारी जिंदगी वहीं रहने जा रही हो। रहने ही तो जा रहे हैं मिस्टर, गुफा में पहली ठंडी रसोई भी बनेगी। फिर पीहू ने चुपके से कुछ छोटे पैकेट भी बैग में रख दिए। ये क्या है? सब्जियों के बीज। ये सच में गुफा में खेती भी करेंगी? जहाँ हरियाली है वहाँ कुछ ना कुछ उगता जरूर है। भाभी वहाँ सच में कुछ निकला तो तेरे भाई को आगे कर देंगे। वाह, मतलब भूत आया तो सबसे पहले मैं? भाई डर मत, मेरी भाभी है ना, वो भूत को भी काम पर लगा देंगी। अदिति की बात सुनकर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि अंकुश भी मुस्कुरा दिया। पीहू बेटा, तू गुफा में रहने जा रही है या पूरा घर शिफ्ट कर रही है? मम्मी, गर्मी से बचना है तो सेटअप भी बढ़िया होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब सब लोग इतना सामान लेकर गुफा की तरफ निकलने लगे तो पूरे गांव की नजर उन्हीं पर टिक गई। ये लोग सच में गुफा में रहने जा रहे हैं क्या? शहर वालों को भी ना गर्मी ने पूरा पागल कर दिया है, पर लड़की में हिम्मत तो है, सब सोचते हैं, करने कोई नहीं जाता। अरे अगर सच में वहाँ ठंडक निकली ना तो पूरा गांव बाद में इन्हीं के पीछे जाएगा। उधर पीहू बिना किसी की बात को बुरा माने आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सा उत्साह था। जो लोग नई चीज से डरते हैं ना, वो पहले हंसते ही हैं। और अगर गुफा में भूत मिला तो तो उसे भी बोल दूंगी, इतनी गर्मी में डराने से पहले पंखा झल दे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और इसी हंसी मजाक के बीच पूरा परिवार पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे परिवार पहाड़ी के पास पहुंचा, गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली दिखाई देने लगी। बड़े बड़े पेड़ों की छांव और ठंडी हवा ने सबको हैरान कर दिया। भाभी, आते टाइम सब लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि मेरा तो अभी भी डर नहीं जा रहा। पिंकी ने तो कहा था जो भी यहाँ गया वो वापस ठीक हालत में नहीं आया। तभी सबकी नजर सामने पड़ी, पहाड़ के बीच बनी बड़ी पत्थरों वाली गुफा पर। उसके पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। ठंडी हवा सीधे वहीं से आ रही थी। अरे यहाँ तो सच में इतनी ठंडक है। लेकिन जहां बाकी सब लोग संभल संभल कर कदम रख रहे थे, वहीं पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही थी। वाह, ये पत्थर देखो कितने ठंडे हैं। वो कभी दीवार छूती, कभी ऊपर बनी पत्थरों की छत को देखती। और देखो ना, गुफा का मुंह भी कितना बंद है, यहाँ कोई जानवर आसानी से आ ही नहीं सकता। अरे बात तो सही कह रही है, जगह काफी सुरक्षित लग रही है। तभी पीहू की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों की बनी जगह थी। मुझे ना सच में लग रहा है यहाँ पहले कोई रहता था। फिर अचानक वो नीचे बैठ गई और मिट्टी हाथ में लेकर देखने लगी। अब क्या चेक कर रही हो मैडम? ये मिट्टी देखो कितनी अच्छी है। मैं ना यहाँ खेती भी कर सकती हूँ, इसीलिए अपने वेजिटेबल सीड्स लाई थी। भाभी, यहाँ लोग डर के मारे कांप रहे हैं और आप खेती प्लान कर रही हो। अरे डरने से अच्छा टमाटर उगा लो। ठीक है भाभी, मान लिया जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ मैडम, होटल की बुकिंग तो दिख नहीं रही। जब मैं आप सबको यहाँ तक लेकर आ सकती हूँ तो जुगाड़ भी कर लूंगी। बस एक शर्त है, यहाँ सबको मेरी टीम बनना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा।
मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ सुपरविजन दूंगी। वाह, काम बहू करे और मैडम ऊपर से ऑर्डर देंगी। बोलो बेटा क्या करना है, हम तैयार हैं। बस फिर क्या था, पीहू की आंखों में वो चमक आ गई जो तब आती है जब उसका दिमाग किसी काम पर लग जाए। वो गुफा के अंदर गई और हर कोना, हर पत्थर, हर दरार को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई आर्किटेक्ट खाली जमीन देखता है और उसमें घर देखता है। और एक कोना देखकर उसका जोश और बढ़ गया। यहाँ रसोई बनेगी। अरे मम्मी, आपकी बहू तो गुफा में ठंडी रसोई बनाने जा रही है। उड़ा लो मजाक प्रेम, लेकिन जब रसोई बनकर तैयार होगी ना, तब तुम वही करोगे जो हर बार करते हो। पहले मुंह बनाओ, फिर खाओ, फिर कहो वाह यार। पीहू ने इधर उधर बिखरे नुकीले और सपाट पत्थरों को देखा। उसने बिना देर किए जमीन से भारी पत्थरों को उठाना और सलीके से जमाना शुरू किया। सबसे नीचे 4 मजबूत पत्थर बेस की तरह रखे, फिर उनके ऊपर एक चौड़ा और सपाट पत्थर कुछ इस तरह फिट किया कि बर्तन रखने की जगह बिल्कुल बराबर हो जाए। बीच में हवा के आने जाने का रास्ता छोड़ा और देखते ही देखते बिना ईंट या सीमेंट के पत्थरों का एक बेहतरीन देसी चूल्हा तैयार हो गया। लीजिए मम्मी, हमारा स्नो किचन तैयार है। अब इस चूल्हे से आग तो निकलेगी, पर दीवारों की ठंडक चेहरे पर पसीना नहीं आने देगी। अरे वाह पीहू बेटा, तूने तो पत्थरों को भी काम पर लगा दिया। ये तो बिल्कुल शहर के मॉडर्न किचन जैसा प्लेटफॉर्म बन गया। पत्थरों का चूल्हा तो ठीक है, पर धुआं। पीहू एक पीवीसी पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखिए, ये पीवीसी पाइप प्रेम जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। ये पाइप गुफा की उस छोटी सी दरार से बाहर निकलेगा, सारा धुआं बाहर और सारी ठंडक अंदर। इसे कहते हैं इंजीनियर बहू का देसी जुगाड़। भाभी, आपको ये सब आता भी है? यूट्यूब और मम्मी दोनों से सीखा है। और थोड़ा क्रेडिट अपनी इस मम्मी को भी दे दो बेटा। थोड़ा क्या, सारा क्रेडिट आपको ही जाता है मेरी प्यारी मम्मी जी। चूल्हा बना तो पीहू ने गुफा का पूरा कोना देखा, थोड़ी देर रुकी, फिर मुंह बना लिया। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लग रहा है। अरे मैडम, ये गुफा है, 2 BHK फ्लैट नहीं है। क्या हुआ, गुफा भी सुंदर लग सकती है। चलो कुछ लकड़ियां और बड़े पत्थर लेकर आओ। पापा, ये शुरू हो गई। अरे लो, तो चलो बेटा, जब बहू ने ठान लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। प्रेम और अंकुश बाहर से लकड़ियां और पत्थर लाने लगे। उधर पीहू और वृंदा ने मिलकर गुफा की दीवार के साथ छोटी छोटी शेल्फ जैसी जगह बनाई, पत्थर जमाकर एक के ऊपर एक। देखते ही देखते मसालों के डिब्बे एक तरफ सज गए, बर्तन दूसरी तरफ। चूल्हे के ऊपर लकड़ी की पतली टहनियों से एक छोटा सा स्टैंड भी बन गया। अरे वाह, ये तो सच में रसोई जैसी लगने लगी। भाभी, आपने गुफा को किचन में बदल दिया। अभी तो शुरुआत है मैडम। तभी उसकी नजर गुफा के ठीक बाहर नरम पड़ी मिट्टी पर पड़ी, जहां झरने की नमी जमीन तक आती थी। वहां मिट्टी एकदम काली और उपजाऊ थी। पीहू रुकी और फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो प्रेम को अच्छी तरह पहचान आती थी। पीहू, अब क्या? अब कुछ नहीं, प्लीज। ये देखो, जो वेजिटेबल सीड्स में लेकर आई थी, अब वक्त आ गया है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। और देख लेना, कुछ दिन बाद यहाँ हमारी अपनी सब्जियां उगेंगी। पीहू, तुम बीज भी साथ लाई थी? जहाँ जाओ बीज साथ रखो, कभी काम आते हैं। अरे बहू, तू गुफा में रहने नहीं, पूरा नया घर बसाने आई है। घर दीवारों से नहीं बनता पापा, लोगों से बनता है, और रसोई की खुशबू से। थोड़ी देर बाद पीहू ने चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी। झरने के ठंडे पानी और देसी मसालों की खुशबू से पूरी गुफा महक उठी। वाह भाभी, गुफा में भी इतना टेस्टी खाना। अभी तो बाहर से लाई सब्जियों से खाना बना रही हूँ, लेकिन फिर देखना धीरे धीरे यहीं अपनी सब्जियां उगेंगी और उनका टेस्ट, उफ, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो मैडम जी, पहले ये वाली सब्जी आराम से खा लें। आपकी खेती को फलने फूलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं बैठकर सब हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे। बाहर झरने के बहने की मीठी आवाज थी और गुफा के अंदर ठंडी हवा। पहली बार इस गर्मी में सबको सच्चा सुकून महसूस हो रहा था। ठीक है भाभी, खाना हो गया, अब सोएंगे कहाँ? हाँ मैडम, आपका 5 स्टार रूम कहाँ है? मुझे इतना कम मत समझो मिस्टर प्रेम। धुआं हो या प्राइवेसी, सबका इंतजाम है मेरे इस जुगाड़ू दिमाग में। थोड़ी ही देर में पीहू के कहने पर प्रेम और अंकुश जी को बाहर से सूखी घास, बांस की खपच्चियां और बड़ी लकड़ियां ले आए। पीहू ने गुफा के दोनों कोनों में पड़े भारी पत्थरों को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया और उन पर लकड़ियां टिका दी। फिर ऊपर से सूती चादरें और पुरानी साड़ियां डाल दी गईं। देखते ही देखते गुफा के भीतर छोटे छोटे हवादार कमरे तैयार हो गए। भाभी, ये तो किसी लग्जरी कैंपिंग जैसा लग रहा है। यकीन नहीं होता कि बाहर 45 डिग्री और यहाँ मुझे चादर ओढ़नी पड़ रही है। अरे ये तो सच में घर जैसा लग रहा है। अरे बहू को एडवेंचर का शौक है, लेकिन दिमाग भी खूब चलता है। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन गुफा के अंदर ठंडी हवा और सुकून था। अगली सुबह गांव में सबकी बातें बस उसी गुफा को लेकर थीं। पूरा एक दिन हो गया,
कोई खबर ही नहीं आई। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सच में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अरे पहले भी लोग वहां जाने से डरते थे, यूं ही नहीं डरते थे। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। बाहर पूरा गांव अब भी गर्मी से परेशान था, लेकिन गुफा के अंदर सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह पीहू सबसे पहले झरने के पास बनी अपनी छोटी सी खेती देखने जाती। उसने टमाटर, मिर्च, धनिया, लौकी और भिंडी के बीज लगाए थे। हर दिन मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलती देख उसके चेहरे की खुशी बढ़ जाती। देखो देखो धनिया निकल आया। भाभी आप सब्जियों को ऐसे देख रही हो जैसे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आ गए हो। उधर रसोई भी अब पूरी तरह जम चुकी थी। सुबह चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बनते, दोपहर में झरने के ठंडे पानी के पास बैठकर सब खाना खाते और रात को ठंडी हवा में बातें करते। सच कहूँ इतने सुकून से तो हम शहर में भी नहीं रहे। गांव वाले अब भी दूर से पहाड़ी की तरफ देखते रहते। सबको इंतजार था कि आखिर गुफा से क्या खबर आएगी। इतने दिन हो गए फिर भी सब ठीक कैसे हैं? मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जरूर है इस जगह में। लेकिन उधर गुफा में सब हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक रात अचानक तेज आवाज गूंजने लगी। हवा जोर जोर से चल रही थी। बाहर पेड़ों की सरसराहट और झरने की आवाज मिलकर डरावना माहौल बना रही थी। भाभी ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज थी? सब डर गए, लेकिन पीहू बिल्कुल शांत थी। अरे डरिए मत, इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं ना, कुछ हुआ क्या? तो फिर ये आवाज? चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाहर तेज तूफानी हवा चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा से टकराकर जोर जोर से हिल रहे थे। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। देखा, आवाज इन पेड़ों और झरने की है। लोगों ने डर डर कर इसे भूत बना दिया। अंकुश कुछ पल चुप रहे, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अरे सही कह रही हो बेटी, हम इतने दिन से यहाँ हैं, लेकिन कभी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। उस रात के बाद सबका डर लगभग खत्म हो चुका था। अब गुफा सच में घर जैसी लगने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद दोपहर के समय जब पीहू अपनी छोटी सी खेती में पानी डाल रही थी, तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। लगभग 30 साल का एक आदमी धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहा था। कौन है भाई? मैं विवेक। वो गांव में सुना कि आप लोग सच में यहाँ रह रहे हैं, इसलिए देखने चला आया। विवेक गुफा के अंदर का माहौल देखकर खुद हैरान रह गया। एक तरफ रसोई सजी थी, दूसरी तरफ सब आराम से बैठे थे। ठंडी हवा अंदर तक जा रही थी। आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ पे? पहले तो बहुत लगा था, गांव वालों ने इतना डराया जो था। लेकिन फिर सोचा इतनी ठंडी और अच्छी जगह को सिर्फ डर की वजह से खाली क्यों छोड़े। और अब तो यहाँ हमारी खेती भी शुरू हो गई है। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़का वापस चला गया। उधर शाम होते होते मौसम और भी ठंडा हो गया था। पीहू और प्रेम गुफा के पीछे की तरफ घूमते घूमते चले गए। वहां बड़े पत्थरों के बीच एक बहुत छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो कि बंद था। अरे ये पहले तो नहीं देखा। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरा छोटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई वहां रहता रहा हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। अरे देखो तो ये क्या है, चलो ना देखें। अब तुमने ठान ही लिया है, तो अगर मैंने मना किया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो बेहतर यही है कि तुम्हारी बात मान ले। दोनों धीरे धीरे उस छोटे कमरे के अंदर गए। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। तभी एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक पीहू की नजर में आया। प्रेम देखो, यहाँ कुछ रखा है। पीहू झुककर संदूक के पास बैठ गई और उसने धीरे से ऊपर जमी धूल हटाई और फिर उसका ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पीहू उसे धीरे से उठाकर पढ़ने लगी। जो डर पर काबू पा लेगा वही इस गुफा की ठंडी सांसों को महसूस कर पाएगा। जिसने आंखों से नहीं दिमाग से देखा उसे यहाँ कभी अंधेरा नहीं लगेगा। नीचे कुछ और लिखा था। हम मजबूर थे, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी। इस गुफा ने हमें तपती गर्मियों में सहारा दिया, लेकिन डर था कहीं कोई हमसे ये जगह छीन ना ले। इसीलिए हमने अफवाह फैला दी कि यहाँ अनहोनी होती है। लोग डर गए और ये जगह सिर्फ हमारी रह गई। लेकिन मुझे एहसास है कि हमने गलत किया। डर फैलाकर लोगों को इस नेमत से दूर रखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। मतलब इतने सालों से लोग बेवजह डरते रहे। देखा, कभी कभी सच डर से कहीं ज्यादा आसान होता है। दोनों तुरंत बाहर आए और सबको डायरी के बारे में बताया। अच्छा, ओह तो ये बात थी। लोग इतने सालों से इस जगह से डरते रहे और मैं तो पहले दिन से ही भूत ढूंढ रही थी। तभी अगले दिन विवेक फिर गुफा में आया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक थी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, कल कह नहीं पाया था। क्या बात है बेटा, अगर इस गुफा के बारे में बताना चाहते हो तो हमने वो डायरी पढ़ ली। असल में वो डायरी मेरे परदादा की थी। उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई थी। उस समय बहुत गरीबी थी, रहने को घर नहीं था। उन्हें डर था कि कोई ये जगह उनसे छीन न ले।
सब चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। बाद में उन्हें अपने किए का बहुत अफसोस रहा। जब उन्हें पता चला कि अब कोई यहाँ रहने आया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बस एक बात कही थी, जो डर को हरा देगा असली ठंडक वही पाएगा। पीहू और प्रेम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आप लोगों ने सच में डर पर जीत पाई है। चलिए अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद धीरे धीरे पूरी बात गांव में फैल गई। गांव वाले गुफा में आए, इस बार बिना किसी डर के। हमने तो बेकार में उस जगह को डरावना बना रखा था। और तुम्हारी बहू सच में बहुत समझदार निकली वृंदा जी। डर ने इतने साल लोगों को गुफा से दूर रखा और एक बहू ने आकर सब बदल दिया। अब गांव वाले भी धीरे धीरे गुफा तक आने लगे। कोई झरना देखने आता, कोई ठंडी हवा महसूस करने। उधर पीहू की छोटी सी खेती भी अब हरी होने लगी थी। टमाटर लाल होने लगे थे, भिंडी निकल आई थी और धनिया की खुशबू पूरी जगह महका रही थी। लो चाची, ये हमारी गुफा वाली पहली सब्जियां। अरे वाह बहू, गुफा में खेती भी सच कर दी तुमने। धीरे धीरे पूरी गर्मी, हंसी, खेती, ठंडी हवा और साथ बैठकर खाए गए खाने में गुजर गई। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब उनकी छुट्टियां खत्म हो गईं। सब लोग सामान बांधकर वापस शहर लौटने लगे। सच कहूँ भाभी, अब ये गुफा छोड़ने का मन नहीं कर रहा। जिस जगह से लोग डरते थे आज वही सबसे प्यारी लग रही है। हमारी बहू ने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। सभी लोग हंस पड़े। जाते वक्त पीहू ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर गुफा को देखा। ठंडी हवा अब भी वही बह रही थी, लेकिन अब उस जगह में डर नहीं, अपनापन बसता था। डर ने जिसे वीरान रखा, प्यार ने उसे घर बना दिया। और फिर गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई, लेकिन गुफा की वो ठंडी रसोई और छोटी सी खेती हमेशा सबकी यादों में बस गई।